हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज सीरीज़ एंड आई रियली होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सो एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जीयू सिटी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे एक घर हमें देखने के लिए मिलता है और उस घर के अंदर जो मास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने एक सर्वेंट भी बैठा हुआ था। वो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड भी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो मास्टर अपने एक सर्वेंट को काफ़ी बुरे तरीके से पीट के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने गुस्से का जलाल दिखाते हुए अब बाहर को आ गया था और कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश करोगे तो याद रखना मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उसको काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट भी करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा हीरो जो था, जिसका नाम शाओशी होता है, वो तुरंत यहाँ पर अपने मास्टर को सारे ही पैसे दे देता है और कह रहा था कि मास्टर, आपने जो सामान मुझे बेचने के लिए कहा था उन फ्रूट्स को मैं बेच आया और आप इस सारी मनी को कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं सही हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद मास्टर उसे तिरछी नज़रों से देखने लग जाता है। तुरंत ही उस पोटली को देखता है और वो उसके वेट से ही समझ गया था कि इसमें बिल्कुल भी पैसों की तंगी नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था और कह रहा होता है कि लिन क्वान, फ्रूट को तुमने काफ़ी जल्दी बेच दिया है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छी जॉब की और ऐसे ही तुम आगे भी करते रहना और कुछ बास्टर्ड्स की तरह तुम्हें नहीं बन जाना है। और वो यहाँ पर उस दूसरे सर्वेंट को गाली दे रहा होता है। जिसके बाद शाओसी भी उस दूसरे सर्वेंट को ही देख रहा था और तभी कह रहा होता है कि जी मास्टर। और अब वो बंदा वहाँ से चला गया था और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस लड़के की हालत कभी ख़राब हो रही होती है। तभी यहाँ पर अब शाओसी उसे उठा रहा होता है और अपने पास से कुछ पैसे उसे दे रहा था और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास में अभी पैसे नहीं है और तुम्हारी हालत भी ख़राब है, ये लो कुछ पैसे, जाओ जाकर खुद को डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन तभी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही शाओसी से पैसे भी ले लेता है और फिर वहाँ से उन पैसों को काउंट करते हुए चला भी गया था। ये चीज़ बेचारा शाओसी रोकते रोकते भी नहीं रोक पाता और उस लड़के के पीछे जा रहा होता है। हमें यहाँ पर एक बर्ड भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी फ़िलहाल रूफ पर बैठा हुआ था। अब वो लड़का चला गया था और शाओसी वो खुद भी तंग आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं शाओसी एक मॉर्टल हूँ और यहाँ पर एक मॉर्टल की लाइफ जी रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस लाइफ को इतना पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद अब वो अपने कपड़े वगैरह साफ़ करके वहीं बैठ जाता है और कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। जिसके बाद वो वहीं बैठ जाता है और तभी उसकी आंख लग गई थी। जैसे ही उसकी आंख लगती है तो उसके बाद उसे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लग गई थी। असल में वो एक फ्यूचर के अंदर आ चुका था, जहाँ पर एक लड़का लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ होता है और कुछ काम यहाँ पर वो कर रहा था लैपटॉप पे। और यहाँ पर वो देखता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शाओसी खुद ही है। जिसके बाद उसे काफ़ी अजीब सा विजन लगता है। तुरंत ही उसकी आंख खुल गई थी। वो थोड़ा घबरा भी जाता है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ में क्या हुआ और कहने लग जाता है कि मुझे इतना स्ट्रेंज ड्रीम क्यों आया। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो स्ट्रेंज मेमोरीज़ हैं जो कि सडनली मेरे दिमाग पे हावी हो रही हैं और ये मुझसे बिलोंग भी नहीं करती। शाओसी का सर अब चकराने लग जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी अब बाहर निकल रही थी। ये एनर्जी अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा होती है और पूरी सिटी के अंदर भी ये फैल रही थी। उस बर्ड को भी देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और एनर्जी के फ्लो की वजह से वो तुरंत ही उठ के भाग जाता है। शाओसी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रेवल कर रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी होती है। जिसके बाद शाओशी धीरे धीरे करके अपनी सोल और अपनी चीज़ों के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान पाता है। और फिर जैसे ही वो वापस से प्रेजेंट टाइम में उठकर खड़ा होता है तब वो खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मेरी लाइफ एक मीडियोकर वे में कैसे हो सकती है, आखिर कैसे मैं अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मीडियोकर होकर जी सकता हूँ। उसके आसपास काफ़ी सारे पैसों की बरसात हो रही थी और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे पावरफुल बनना होगा क्योंकि अब मैं मार्शल आर्ट फेरीलैंड के अंदर एंटर करूँगा और अब मैं कंट्री को बचाऊंगा और साथ ही अपनी लाइफ के पीक के ऊपर पहुंचूंगा। अब प्रेजेंट में उसे अपनी लाइफ का मोटिव भी मिल चुका था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और सर्वेंट जिसका नाम दानियू था वो यहाँ पर सामान को वापस लेके आ रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि पिछले वाले बंदे की भी हालत मास्टर ने काफ़ी ख़राब कर दी थी। तभी इसके पास में शाओसी आ जाता और कह रहा था कि दानियू, मुझे पता है कि चीज़ें तुम्हारे लिए ख़राब हो रही हैं लेकिन तुम्हें इसे दोबारा से ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दानियू डरते हुए कह रहा होता है लेकिन फिर भी ये तो मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर इन बोन्स को नहीं बेच पाया हूँ। जिसके बाद वो डर रहा था। तभी यहाँ पर अब वो ये कहने लग जाता है कि हमने अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मीडियोक्रिटी के अंदर बिता
दी है और अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुझे जल्द से जल्द 100 लिंक की कॉइन को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन कर लूँगा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्क भी बन सकता हूँ। अब उसके दिमाग में नया आइडिया आ गया था और उसे किसी भी हालत में इस आइडिया के ऊपर काम करके इसे एग्जीक्यूट करना था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बर्ड था वो अपने मास्टर के पास में आ जाता है और उसका मास्टर उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से सहला भी रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कहने लग जाता है माउंटेन की तरफ जाना चाहिए इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, और वो तुरंत ही अपने बर्ड पे सवार होकर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ शाओसी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपने फ्रेंड दानियों के साथ में मार्केट आ जाता और कह रहा था कि तुम परेशान क्यों रहे हो, ये तो बस एक बॉक्स ऑफ फ्रूट है, इसे तो मैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर सेल कर दूंगा। तभी दानियो डर रहा होता है, कह रहा था कि आखिर हम इसे कैसे सेल कर पाएंगे। तभी यहाँ पर उसके सामने उसे दो लड़कियाँ दिख रही होती हैं, वो दोनों आपस में बात कर रही थी। शाओसी इन लड़कियों को पहले से ही जानता था तो वो भागता भागता दोनों ही लड़कियों के पास पहुँच जाता और उन्हें कह रहा था कि सिस्टर लू, सिस्टर कॉन्गफेंग, आप मेरी बात सुनिए। जिसके बाद दोनों ही लड़कियां यहाँ पर काफ़ी पोलाइटली उससे बात करने लग जाती हैं। शाओसी कह रहा होता है कि सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी वो कह रही थी कि अच्छा तुम तो शाओसी हो ना, जो कि लियो शिव फैमिली से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स यानी कि सामान को बेचता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उससे बातचीत करने लगी थी। तभी शाओसी उसके पास में आ जाता और कह रहा था कि आज तो दोनों ही सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और आपकी मेमोरीज भी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आपको मैं याद हूँ कि मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स को सेल करता हूँ। जिसके बाद दोनों ही लड़कियाँ अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हो गई थी। शाओसी 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगाता, तुरंत ही दानी उसे उन फ्रूट्स को छीन लेता और कह रहा था कि ये देखिए मेरे पास में हाई क्वालिटी के फ्रूट्स हैं और अगर आप इन एप्पल्स को ख़रीदेंगी तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और अगर आपको ये पसंद आएंगे तो फिर आप वापस से इन्हें ख़रीद लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। इवन आप अगर एक खाएंगी तो आपका दिल करेगा कि आप दूसरा भी खा लें और इसी के तरीके से आप इन्हें लगातार खाना चाहेंगी। जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की जिसका नाम लवफेंग था वो कहने लग जाती है कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है, चलो लाओ मुझे इनका प्राइस बता दो। जिसके बाद शाओसी कहने लग जाता है कि ज़्यादा नहीं, आप बस मुझे 24 कॉइन्स दे दीजिएगा। जिसके बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उसे पैसे दे देती है और फ्रूट्स उससे ले लेती है। जिसके साथ ही शाओसी कह रहा होता है कि अगर आपको हमारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स पसंद आए तो आप प्लीज़ वापस से आके मुझसे कहिएगा, मैं फ्यूचर के अंदर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। तभी यहाँ पर वो दूसरी लड़की जिसका नाम लू था वही कहने लग जाती है कि तुमने अभी अभी हमें सिस्टर्स कहा है, वो भी इतनी ज़्यादा बार, तो फिर हम वाकई में नेक्स्ट टाइम भी तुमसे फ्रूट खरीदना चाहेंगे। तभी वो लड़की कुछ सोचती है और तुरंत ही शाओसी के पास आ गई थी और कह रही होती है कि शाओसी तुम इस जगह से फेमिलियर हो और तुम्हें इस प्लेस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फ़ेवर कर सकते हो। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स सिस्टर, मुझे बताइए, अगर मुझे आग या फिर पानी को पार करके भी आपका ये काम करना पड़ा तो मैं तब भी आपका ये काम करूँगा। जिसके साथ ही दोनों ही लड़कियाँ इसके इस एटीट्यूड को देख के काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और वो कहने लग गई थी कि असल में ये इतना बड़ा काम भी नहीं है और कह रही होती हैं कि बस तुम्हारे कुछ एफर्ट्स इसके अंदर लगेंगे। एक्चुअली हमारी लेडी जो है वो एक बैंकेट को अरेंज कर रही है हमारे एक गेस्ट के लिए जो कि शुआन सिंह सेक्ट से है, तो हमें उस गेस्ट के लिए कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें वो फ्रूट्स जल्द से जल्द मिल जाएं, क्योंकि अगर हमने उन फ्रूट्स को नहीं ढूंढा तो फिर हमें डर है कि कहीं हमें पनिशमेंट ना मिल जाए। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती है कि हमें अभी फ़िलहाल 80 स्पिरिचुअल फ्रूट्स की ज़रूरत है, तो क्या तुम लेकर आ जाओगे, और 40 स्पिरिचुअल बोतल स्प्रिंग की भी। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस के अंदर आपको ये फ्रूट्स ला के दूंगा। तभी वो दोनों खुश हो जाती हैं और कह रही थी कि ठीक है ब्रदर, हम 1 घंटे के अंदर आपसे वापस मिलेंगे इसी जगह पर, तो जल्द से जल्द आप हमारा ये काम कर दीजिए। तभी शाओसी कह रहा होता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती है और वो कह रहा था कि काफ़ी बड़ी मछली मेरे हाथ में फंस गई है। जिसके साथ ही दानियो कहने लग जाता है कि ब्रदर तुम कितने ज़्यादा औसम हो, तुमने इतनी आसानी से फ्रूट्स भी बिकवा दिए और साथ ही एक नई डील भी कर ली। तभी शाओसी कह रहा होता है कि बिल्कुल, मैं पहले एक लिटिल पपी हुआ करता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आखिर इन इम्पॉसिबल टास्क को किस तरीके से करना है। असल में जब मैंने इन लड़कियों को देखा था मैं तभी समझ गया था कि अगर ये शाम के वक्त मार्केट आई हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि हमेशा सुबह में ही मार्केट आती हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो फिर मार्केट के अंदर फ्रूट मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
तो इस हिसाब से अगर हम इन्हें थोड़े महंगे में भी फ्रूट देंगे तो फिर ये ले लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल काम काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर इन्हें प्रोडक्ट चाहिए लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है और इसी वजह से हम इसे हाई प्राइस में बेच सकते हैं। ये हमारे लिए एक फॉर्च्यून है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अब मेरे पास में इतने पैसे तो आ ही जाएंगे सारा काम करने के बाद में कि अब मैं श्वान सिंह सेक्ट को ज्वाइन कर सकूं। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे श्वान सिंह सेक्ट के अंदर ज्वाइन होने के लिए मिलेगा। जिसके बाद अब हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है यही सेक्ट जहाँ पे वो बर्ड अभी भी ऐसे ही उड़ता उड़ता फिर रहा होता है और दानियू और श्याओसी दोनों ही अब घर की तरफ को जा रहे थे। दानियू कहने लग जाता है कि ब्रदर अब हमें आगे क्या करना है। तभी यहाँ पर श्याओसी कहता है कि क्या करना है, मतलब अब आगे हम इसी स्मॉल टाउन में नहीं रहेंगे, हमें सेक्ट को ज्वाइन करना है। वो तुरंत ही अपने मास्टर के पास चला जाता है और सारा मसला बता देता है कि आखिर किस तरीके से उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मास्टर पहले उसे एनालाइज करता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा और फिर उसके बाद कह रहा था कि इंडीड तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो कि तुमने इतनी आसानी से मार्केट के अंदर इतने ढेर सारे कॉइन का ट्रेड भी कर लिया। मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई में मेरे लिए एक अच्छा फॉर्च्यून लेके आए हो। और कह रहा था कि अगर डील सक्सेसफुल हुई तो फिर मैं भी तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे वो फ्रूट्स और साथ ही वो एलिक्सर भी दे देता है जिसकी डिमांड लड़कियों ने की थी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि 1 घंटे बाद शाओसी वापस से मार्केट के अंदर आ गया था और खुश होते हुए कह रहा होता है कि अब मेरी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियों को भी वो पेट कर रहा था और कह रहा होता है कि दानियों अब तुम देखना हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों लड़कियों के पास आके खड़े हो गए थे। लड़कियां भागती भागती इसको देख के काफ़ी खुश हो रही थी और कह रही थी कि ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सामान लेकर आ गए हैं। तभी शाओसी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स सिस्टर्स ये लीजिए, मैं आपका सामान सारा ही लेके आ गया। इवन अडल्ट तो मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने गुस्सा होते हुए मुझे डांटा भी। मैं अपनी जान पे रिस्क लेके आपके लिए सामान लेकर आया हूँ। जिसके बाद लड़कियां तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू चेक करने लग जाती हैं कि सामान ठीक है या फिर नहीं। और जैसे ही इन्हें इस बात के लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो तुरंत ही कह रही होती हैं कि इंडीड तुम्हारा सामान अच्छा है। और फिर उसके बाद दोनों ही उसको पैसे दे देती हैं। तभी वो लड़की पैसे देते हुए ये कह रही थी कि टोटल में 240 स्पिरिट कॉइन है, ओके तो अब तुम इन्हें रख लो क्योंकि तुमने हमारी मदद की है। जिसके बाद वो लड़की उसे 2 स्पिरिट कॉइन्स और देती है और कह रही थी कि ये लो तुम इसे फ़ी समझ के रख लो क्योंकि तुमने खुद को भी रिस्क में डाला। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही लड़कियाँ अब वापस से चली गई थी और अब दोनों ही पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर शाओसी कह रहा था कि दानियों चलो अब वापस चलते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब वापस से अपने उसी घर के अंदर आ गया था और तुरंत ही बाहर आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो उसी पोटली को देखने लग जाता है और कह रहा था कि लियू ताओ ने जो रिवॉर्ड दिया है और साथ ही मेरे पास में जो 2 कॉइन है इसे मिला के मेरे पास में अब टोटल 23 स्पिरिट कॉइन हो चुके हैं। मतलब कि इस लड़के की चालाकी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये 200 कॉइन्स कमा के आ गया मार्केट से। अब फ़िलहाल ये सोच रहा होता है कि ऐसे 100 कॉइन्स किस तरीके से करने हैं। और ये सोचते सोचते वो ये कह रहा होता है कि मुझे सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द ज्वाइन भी होना होगा। लेकिन इतनी देर में दानियू वहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि ब्रदर चलो जल्दी से मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे पास में एक और नया तरीका आ चुका है पैसे कमाने का। उसे भगाता भगाता एक जगह पर ले जाता है। ये जगह देखने में काफ़ी सुंदर सी नज़र आ रही थी और यहाँ पर दानियो जो था वो यहाँ पर एक रैबिट को खोज रहा था क्योंकि रैबिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है और साथ ही अगर ये मार्केट में उसको सेल करेंगे तो फिर इनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। तभी शाओसी उसे देख के कह रहा होता है कि इस तरीके के कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हें स्नो रैबिट वाला कहाँ ही मिल जाएगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ज़रा इसे कॉर्नर के अंदर छिपके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दानी वहीं पर गिर जाता है तो फिर शाओसी उसको संभाल रहा होता है। हालांकि तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है। पीछे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लाओ फेंग और मिस लू भी आ रही थी और तभी यहाँ पर हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर लेंग है। मिस्टर लेंग और साथ ही ये लड़की दोनों ही कुछ पर्सनल मीटिंग के लिए आए हुए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी और दानियो ये दोनों भी नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें वही फ्रूट्स दिखाए जाते हैं जो कि ये लड़कियाँ अभी कुछ वक्त पहले ही शाओसी से ख़रीद कर लेके आई हैं। और तभी यहाँ पर मिस्टर लैंग जो थे वो भी कहने लग जाते हैं कि सिस्टर वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतने वक्त के अंदर, जबकि मैंने आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी आप इन फ्रूट्स को गैदर कर लेंगी। वाकई में आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया है।
तभी यहाँ पर मिस जू फूशिन कहने लग जाती है कि ऐसी बात नहीं है, हमारी जो जियोन टाउन है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और कल्टीवेटर्स के मामले में भी इतने कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लेंग यहाँ पर आगे आ गया था और इन फ्रूट्स को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। असल में ये फ्रूट कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा रेयर फ्रूट हैं जिनकी स्टोरी आपको आगे पता चल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मिस्टर लेंग भी बैठ गया था और कह रहा होता है कि असल में ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए ही रुकना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस जू फूशिन भी वहीं पर बैठ गई थी और मिस्टर लेंग भी। तभी यहाँ पर जैसे ही शाओसी की नज़र मिस जू फूशिन के ऊपर पड़ती है तो वो कहने लग गया था कि ये तो मिस जू फूशिन है जो कि जू फैमिली की एक यंगेस्ट डॉटर हैं और साथ ही कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। साथ ही उसकी नज़र जैसे मिस्टर लेंग के ऊपर पड़ती है तो वो कहने लग जाता है कि ये तो श्वानसिन सेक्ट से हैं जो कि और ये वही सेक्ट है जिसके अंदर अपना शाओसी जाना चाहता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जू शूशिन उसके साथ में बात करने लगी थी और कह रही होती है कि वैसे हमारे यहाँ पे अभी भी कोई मिड लेवल का कल्टीवेटर नहीं हुआ है और मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात भी करना चाहती थी। तभी यहाँ पर मिस्टर लेंग कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन वो कुछ बोल पाता आगे इससे पहले ही वो लड़की जो कि उसके साथ खड़ी थी वो आगे आ जाती और कह रही थी कि हाँ, आप सही कह रही हैं, वैसे जू शिन जो सेक्ट है हमारा वो एक काफ़ी अच्छी जगह पर मौजूद है। साथ ही हमारे सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा नाम है। इसके अलावा हमारे सेक्ट के अंदर ढेर सारे रिसोर्सेज भी हैं और जो स्मॉल जगह के लोग होते हैं वो भी हमारे सेक्ट के अंदर आते हैं और हम काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर लेंग लड़की को शांत होने के लिए कहने लग जाता है और साथ ही ये कहने लग जाता है कि छोड़ो भी। और अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियाँ आपस में बात करने लग गई थी और कह रही थी कि मिस जू फूशिन ने मिस्टर लेंग को जानबूझकर यहाँ पर इनवाइट किया है क्योंकि वो श्वानशिन सेक्ट से हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है। हमारी जियोन टाउन के अंदर इतने ज़्यादा कल्टीवेटर्स नहीं है। मिस्टर लेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मदद भी हमारी आगे चल के करेंगे। ये सारी की सारी बातें शाओसी भी सुन रहा होता है और तभी यहाँ पर ये लोग बातें करने लग गए थे कुछ और हाउसेज यानी कि बड़े बड़े लोगों के बारे में और आखिर किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं छोटे सेक्टरों को अपने अंदर करने के लिए। तभी यहाँ पर शाओसी बैठ के इसके बारे में सोचने लग जाता है। इन लोगों ने एक साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा रखा था जिससे कि इनकी बातें बाहर किसी को नहीं सुनाई दे। अब ये लोग बातें सुन ही रहे थे लेकिन इतनी देर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियो बार बार शाओसी को बुलाने लग जाता है क्योंकि असल में यहाँ पर स्नो रैबिट आ गया था। शाओसी तुरंत ही अपनी गुलेल का इस्तेमाल करते हुए उसको मार भी गिराता है लेकिन तभी मिस्टर लैंग नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तो कोई है। हालांकि इससे पहले वो कुछ देख पाता तभी यहाँ पर ये मोटू काफ़ी एक्साइटेड होते हुए आगे की तरफ को आ जाता और रैबिट को पकड़ लेता है। शाओसी इन लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था और वो दानियो को रोकता रह जाता है बट इसका क्या ही फ़ायदा। तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर अब इसको सेल करके हम ढेर सारे स्पिरिट कॉइन्स कमा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओसी उसे अपनी गोद में ले लेता है लेकिन तभी वो लड़की जो कि मिस्टर लैंग के साथ में थी वो तुरंत ही उसके पास भागती हुई आने लग जाती है क्योंकि उसे स्नो रैबिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही मिस जू फूशिन की नज़र पड़ती है इस रैबिट के ऊपर तो वो खुद भी हैरान थी और कह रही होती है कि आखिर एक इतना ज़्यादा पावरफुल रैबिट एक गुलेल से किस तरीके से हिट होके इनके कब्ज़े में आ गया। तभी वो लड़की डिमांड करने लग जाती है मिस्टर लैंग से कि मेरे पास में अभी पैसे नहीं है क्या ब्रदर, आप मेरे लिए इसको ख़रीद सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लैंग कह रहा था कि सिस्टर अगर आपको पसंद है तो ऑफकोर्स मैं आपके लिए इसको बाय कर सकता हूँ। जिसके बाद वो पूछने लग जाता है कि इसका क्या प्राइस है लेकिन तभी यहाँ पर दानियो डरने लग जाता है और हमें देखने के मिलता है कि शाओसी ये सोचने लग गया था कि वैसे ही रैबिट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मैंने इसे बेचा तो मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा लेकिन अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैं ये सारे काम भी कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए तो वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा करेगा। तो अच्छा यही है कि अब इस लड़की को चुपचाप से ही रैबिट दे दिया जाए। जिसके बाद लड़की पूछती है कि बताओ ना इसका प्राइस क्या है। तभी यहाँ पर अब शाओसी कहने लग जाता है कि सिस्टर अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको इसे वैसे ही दे देता हूँ, इसमें पैसों की क्या बात है। लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। दानियो कन्फ्यूज़ होता है कि आखिर शाओसी क्या कर रहा है और मिस्टर लैंग भी यही सोच रहा था कि आखिर इतना ज़्यादा वैल्यूबल रैबिट ये एटलीस्ट 50 स्पिरिट कॉइन का तो होगा ही, फिर भी इस लड़के ने इतनी आसानी से क्यों दे दिया। ये लड़का वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मिस जू फूशिन भी यही सोच रही होती है और तुरंत ही लड़कियों से कहती है कि तुम इसे 50 स्पिरिट कॉइन दे दो। तभी मिस लू आगे आती है और कह रही थी कि यंगर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस जू फूशिन कह रही थी तो क्या तुम इसे जानती हो। जिसके बाद वो कान में बता देती है कि इसी लड़के ने ही तो हमारी हेल्प की थी इन
फ्रूट्स को यहाँ पर इतनी जल्दी अरेंज करने के लिए। तभी मिस जू फूशिन कह रही होती है कि यंगर ब्रदर, आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपने हमारी मदद की बताई, हम आपको इसका कितना पैसा दे सकते हैं। लेकिन शाओसी काफ़ी चालाकी से कहने लग जाता है कि नहीं, अगर यहाँ पर हमारी सिस्टर को ये पसंद आया तो मैं इसको वैसे ही दे दूँगा, इसमें पैसों की कोई बात ही नहीं है। और वो यहाँ पर उस रेबिट को दे भी देता है। हालांकि दिल से तो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। जिसके बाद अब वो अपने घर पर वापस आ जाता और कह रहा था कि आज अगर ये सब कुछ ना होता तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते। और वो वहीं पर टहल रहा होता है, तभी डोर पे कोई नॉक करता है और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तभी यहाँ पर मिस्टर याओ खड़ा हुआ था, जो कि जू फैमिली से ही बिलोंग करता है और उन्हीं का एक आदमी है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पर मिस फैंग भी होती है, जिसको देखने के बाद तो अब शाओसी खुश हो रहा था। और यहाँ पर ये बंदा मिस्टर याओ कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है, कहाँ है वो। तभी यहाँ पर शाओसी उसे अंदर लेकर आता कह रहा था कि आप अंदर चलिए। जैसे ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर याओ आता है, तब शाओसी का मास्टर यानी कि लियू ताओ पूछने लग जाता है कि मिस्टर याओ, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि मिस जू फूशिन चाहती है कि वो इस सर्वेंट को ख़रीद ले और वो एक काफ़ी ज़्यादा ख़ास ब्लड पिल एक्सचेंज में देता है शाओसी के। जिसके साथ ही हमें नेक्स्ट ही पल देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओसी को ख़रीद लिया गया था और अब वो मिस जू फूशिन के मेंशन के अंदर आ जाता और कह रहा था कि तो क्या मैं सिर्फ एक ही ब्लड पिल के हिसाब का हूँ। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्टर याओ जो था वो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़के के अंदर ऐसा क्या खास है जो कि मिस ने मुझे खुद से ही पर्सनली इस लड़के को ख़रीद के लाने के लिए कहा। जिसके बाद वो मुंह बनाने लग जाता और कह रहा था कि मिस यू, इस लड़के को सब कुछ बता दो कि आखिर हमारे मेंशंस के क्या रूल हैं। और साथ ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ मिस फूशिन को बताने के लिए और मैं आपसे बाद में मिलूँगा। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू के साथ में अपना शाओसी आ जाता है और वो यहाँ पर उससे बातचीत करने लग जाता है। तभी यहाँ पर मिस यू से पूछता है कि आखिर मिस फूशिन में क्यों मुझे ख़रीदने के लिए कहा, मैं तो नहीं समझ पा रहा। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि असल में मिस फूशिन के जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और जब आपने उस रेबिट को इतनी आसानी से दे दिया और वो भी बिना किसी पैसों के, तो वो समझ गए कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो जो कि इतनी वैल्यूबल चीज़ को ऐसे ही दे सकता है। वो आपको एक काफ़ी चालाक इंसान समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। शायद आपने अपनी जान बचाने के लिए और अपने ऊपर से सारी अटेंशन हटाने के लिए सब कुछ किया। तभी वो पूछने लग जाती है कि ब्रदर क्या ये बात सच है। अभी शाओसी सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसे सच बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं फंस जाऊं, तो मैं इसे सच नहीं बता रहा और कह रहा होता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि उस रेबिट का प्राइस इतना है, मैंने तो बस वैसे ही उसको दे दिया। वैसे सिस्टर आप यहाँ पर क्या काम करती हैं। तभी वो बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर जो काफ़ी ख़ास तरीके के पेड़ होते हैं मैं उनको यहाँ पर वाटरिंग करती हूँ और हमें एक ख़ास तरीके की टेक्निक सिखाई गई है और स्पेशली मिस फूशिन ने तुम्हें भी इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि वो यहाँ पर तुम्हें इन फ्रूट ट्री का काम दे सकें, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर कोई अलग चीज़ नज़र आ रही है। तभी यहाँ पर वो थोड़ा हैरान होता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू वहाँ से चली जाती है उसको ये सारी बातें बताते हुए और कहने लग जाती है कि असल में यहाँ पर तुम्हें सर्वेंट के तौर पे तो रखा गया है, लेकिन हमारी मिस फूशिन के पास में 5 एकर्स ज़मीन है और यहाँ पर जो हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रीज़ होते हैं उसके अंदर से फ्लावर भी ब्लूम करने वाले हैं। असल में उसके अंदर से फ्रूट आने वाले हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई भी ऐसे ही नहीं रख सकता। इसी की वजह से हमें एक सीक्रेट वाटर कंट्रोल टेक्निक सिखाई गई है, जिससे कि हम यहाँ पर हाफ मॉन्क बन गए हैं और लग रहा है कि तुम्हें भी वही टेक्निक सिखाने वाली हैं, क्योंकि इन ट्रीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर ये डैमेज हो गई तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की बात है, क्योंकि अगर ये ट्री एक बार ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसको वापस से ठीक होने में। तभी यहाँ पर मिस फूशिन आ जाती है और जैसे ही वो आती है तभी वो बातचीत करने लग गई थी शाओसी से एंड कह रही होती है तो क्या तुमने इसे सब कुछ समझा दिया है। तुम्हें यहाँ पर जू फैमिली का स्पेशल सर्वेंट बनाकर रखा गया है और मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊँ उससे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुमने असल में वो रेबिट ऐसे ही दे दिया, तुम क्या सच में उसकी वर्थ को नहीं जानते थे। तभी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़रों से शाओसी को देखने लग जाती है और शाओसी समझ गया था कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पकड़ा जाएगा। तो वो कह देता है कि हाँ, मैं डर गया था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी हमला हो और मैं डेथ से डर गया था। जिसके बाद मिस फूशिन को इसकी सच्चाई काफ़ी पसंद आती है और कह रही थी कि ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने रूम में ले आती है। जिसके बाद वो उसे एक सीक्रेट जगह के थ्रू एक अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ले आई थी और जैसे ही वो उस जगह पर उसको लेकर आती है तो शाओसी खुद भी हैरान था और कह रहा था कि आखिर ये मुझे इतनी ख़ास जगह पर क्यों लेकर आई है, क्या सच में इसे मेरे अंदर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है।
तभी वो उससे अब बातचीत करने लगी थी और कह रही थी कि मेरे ब्रदर को आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुमने इतने वक्त के अंदर इतना सब कुछ कर लिया। असल में उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि तुम शूशिन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें 100 स्पिरिट कॉइन्स की भी ज़रूरत है और तुमने इतने वक्त के अंदर 24 जमा भी कर लिए। जिसके बाद यहाँ पर शाओसी कह रहा था कि सिस्टर आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तभी वो कहने लग जाती है कि फ़िलहाल मैं तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम इतने कम वक्त के अंदर कैसे सेक्ट को ज्वाइन करोगे, क्योंकि वो बैंकट तो अब कुछ ही दिन के अंदर होने वाला है जिसके अंदर मॉन्क को सिलेक्ट किया जाएगा। तभी शाओसी हंसता और कह रहा था कि लेडी वाकई आपसे कुछ भी नहीं छिप सकता। तो उससे कह रही होती है कि हाँ छोड़ो इन सभी बातों को, अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अब काफ़ी कुछ सिखाने वाली हूँ और एक मॉन्क के तौर पर मैं यहाँ पर तुम्हें हायर भी करूँगी। इसके अलावा तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो, क्योंकि कुछ वक्त के अंदर बाकी सारे सेक्ट मिलकर कुछ अनयूजुअल करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर हमारे साथ में कोई सपोर्ट ना हो। शाओ से इस चीज़ को मना नहीं करना चाहता था, तुरंत ही वो यहाँ पर हाँ कर देता है और अब वो यहाँ पर उससे कह रही होती है कि ठीक है अब से जो भी हम तुमसे कहें तुम्हें उसे मानना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी तुरंत ही हाँ कर देता है इस चीज़ के लिए और उसके बाद वो उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के ढेर सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब एक मॉन्क बनने के लिए भी शाओसी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे अल्टीमेटली यही चाहिए था कि वो पावरफुल बन जाए और एक मॉन्क बने। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर श्वानजिन सेक्ट के अंदर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी करना होगा, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ अनयूजुअल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर पूरे तरीके से डेडिकेटेड हमारे साथ रहो। शाओसी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उस जगह से वापस आ गई थी और कह रही होती है कि वैसे अलग अलग प्रीफेक्चर से हमारे कुछ मेहमान आए हैं तो मैं तो जा रही हूँ उनसे कुछ बातचीत करने के लिए। तब तक तुम इस जगह पे रहो और बैठकर यहाँ पर ये जो बुक्स रखी हैं इन सभी को पढ़ लो, कल सुबह मैं तुमसे मिलूँगी। जिसके बाद अब वो तो वहाँ से चली गई थी। शाओसी को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी सारी बुक्स मिली होती है जिसके अंदर वाटर कंट्रोल टेक्निक, स्नेक शॉट टेक्निक, इसके अलावा आइस टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक और एक्टिवेशन टेक्निक के बारे में होता है। शाओसी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी और वो सबसे पहले वाटर कंट्रोल टेक्निक के बारे में जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था। वो तुरंत ही यहाँ पर बैठ जाता और कह रहा था कि आखिर मिस मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करती है, तो चलो फिर शुरू करता हूँ इसको। और वाटर टेक्निक को लेकर तुरंत ही प्रैक्टिस करने लग जाता है। शाओसी की पावर काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट भी हो जाती है और वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर एक वाटर टेक्निक को एक्टिवेट भी कर लेता है। वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और तुरंत ही इसको टेस्ट करने के लिए एक ट्री के पास चला जाता है और जैसे ही वो ट्री के पास जाता है तो फिर इस वाटर कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर वाटरिंग करने लग गया था और कह रहा होता है कि ये जाइंट मैजिक एरे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही उसने इस वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया तभी वहाँ पे एक फ्रूट भी खिल के आ गया था जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शाओसी से कंट्रोल नहीं हो रहा होता और कह रहा था कि स्पिरिचुअल फ्रूट मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया है तो क्यों ना एक खा लूँ, और वो उस फ्रूट को खा भी लेता है। वो फ्रूट उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और कह रहा होता है कि मेरी सारी टायर्डनेस भी इससे दूर हो गई है और न जाने क्यों मुझे काफ़ी अच्छा सा भी फील हो रहा है। जिसके बाद उसे ये तो नहीं पता होता कि आखिर ये फ्रूट है क्या। तो यहाँ पर वो तुरंत ही एक और फ्रूट तोड़ के उसे भी खाने लग जाता है। जिसके बाद उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसका माइंड भी पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्पली काम कर रहा होता है और अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकता बल्कि काफ़ी सारे फ्रूट्स को खा लेता है और कह रहा था कि न जाने क्यों मुझे इतना एक्साइटिंग क्यों फील हो रहा है। जिसके बाद वो वहीं बैठा था लेकिन तभी उसे मिस यूई की आवाज़ आने लग जाती है और वो कह रही थी कि आखिर शाओसी बाहर क्यों नहीं आया। जिसके बाद वो खड़े होकर देखने लग जाता है तो फिर डोर के बाहर तो वो थी ही नहीं। तभी वो कह रहा था कि साउंड तो इतना ज़्यादा क्लोज है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, आखिर ये हो क्या रहा है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर फील करने लग जाता है कि उसे आसपास की आवाज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा डर जाता है और कह रहा था कि आखिर ये घोस्ट है क्या और मुझे आसपास की आवाज़ें क्यों आ रही है। जिसके बाद अगेन वो अपना कान लगा के सुनने लग जाता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे मिस लाओ फेंग और मिस यू दोनों ही आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि मिस दूसरे जेंडर के लोगों को हार ही नहीं करती लेकिन उन्होंने इसे कैसे हार कर लिया और वो कितने वक्त से उनके रूम में ही अभी तक बाहर भी नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद दोनों ही आपस में बातें करते हुए ये कहने लग जाती हैं कि वैसे तुम्हें पता है मिस जू फूशिन के रूम में एक काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्री है जिसका नाम है लिंगुओ ट्री और वो ट्री बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसके अंदर जो फ्रूट खिलता है वो 500 सालों में एक ही फ्रूट खिलता है और उसका स्पिरिचुअल एसेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इवन अगर कोई उसका इस्तेमाल कर ले तो उसकी बहुत सारी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और
वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने लग जाता है। साथ ही एक फ्रूट का जो प्राइस है वो वर्थ है 50 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के बराबर। ये सुनने के बाद शाओसी के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो लड़कियाँ ये कह रही थी कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर शाओसी उस फ्रूट का यानी कि उस ट्री का ख्याल रख भी पाएगा या फिर नहीं। जैसे ही शाओसी को सब कुछ पता चलता है तो वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोछक्का हो गया था कि आखिर उसने क्या कर डाला है, और वो एक बहुत ही बड़े सदमे में भी आ जाता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये न्यू सीरीज़ हो जाती है एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो फिर कमेंट करके ज़रूर से हमें बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओसी ने उस 500 साल पुराने फ्रूट को खा लिया था और इसी के साथ वो यहाँ पर सारी ही बातें उन लड़कियों की सुन पा रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस ट्री के पास चला जाता है और फिर उसके बाद उस ट्री को हाथ में लेने के बाद वो यहाँ पर देख रहा था कि ये फ्रूट वाकई में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे खाया मेरा विजन, मेरा माइंड सब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये ट्री वाकई में मुझे काफ़ी अच्छी पावर भी प्रोवाइड कर रही है। जिसके साथ ही वो ये सोचने लग जाता है कि शायद से मिस जू ने यहाँ पर जानबूझकर इस ट्री को प्लांट किया होगा ताकि मैं यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकूँ। वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस ट्री को वहीं पे रख देता है और कह रहा था कि फ़िलहाल अब मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करने लग जाता है क्योंकि बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग स्पेल्स थे वो भी उसको यहाँ पर सीखने होते हैं मिस जू के आने से पहले। जिसके चलते वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन स्पेल्स को कास्ट करने लग जाता है। जैसे ही वो उस स्पेल को कास्ट करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी, और इसे देखने के बाद शाओसी ये कहने लग गया था कि भले ही ये स्नेक सोर्ड टेक्निक सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की स्पेल ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी बंदे को जाकर हिट करेगी तो फिर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और कह रहा था कि अभी मुझे बाकी के बचे हुए सारे ही स्पेल्स को भी सीखना होगा। जिसके बाद अब हमें मिस जू दिखाई जाती है जो कि अभी घर के अंदर ही आ रही थी। शाओसी उसे देखने के बाद तुरंत ही उसे ग्रीट करता है, और जैसे ही मिस जू उसको देखती है तो वो समझ गई थी कि इसने तो बहुत ही जल्दी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू अपनी पावर को इस लेवल तक बढ़ा लिया है कि अब मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को देख सकती हूँ और साथ ही इसको सेंस भी कर सकती हूँ। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने कम वक्त के अंदर इसने अपने कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया। सिर्फ यहाँ पर 1.5 दिन का ही वक्त लगा, लेकिन इसने इस हद तक कल्टीवेट कर लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ही कोई जीनियस होगा कल्टीवेशन के अंदर। जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो गई थी और कह रही होती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। तो वो कहने लग जाता है कि मिस जू, आपकी हेल्प की वजह से मैंने चारों ही स्पेल को मास्टर कर लिया है। जिसके बाद वो थोड़ा साइड में हट जाता है, जिससे कि मिस जू आके अपनी चेयर पर बैठ गई थी और कह रही होती है कि अभी भी इसको मास्टर कहना तुम्हारे लिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इन स्पेल्स को कास्ट करना अभी तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे नहीं गया है। और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाती कि खैर जो भी हो, तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी और ये जो स्पेल कास्ट की तुम्हारी टेक्निक है तुम इसे और भी ज़्यादा निखार लो। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि वैसे तो इसे थोड़ा वक्त लगेगा। जिसके साथ ही शाओसी उसकी शक्ल को देखने लग जाता है, क्योंकि उसका ध्यान मिस जू की बातों से ज़्यादा उसकी शक्ल पे होता है। ऑल्सो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। जिसके बाद वो शाओसी से ही कहने लग जाती है कि जो तुम्हारी सुपरफिशियल यानी कि तुम्हारी जो फेक आइडेंटिटी हमने बनाई है वो जू मेंशन के एक सर्वेंट की तरह है, ना कि किसी कल्टीवेटर की तरह। तो मैं समझती हूँ कि तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी अच्छे से उठाओगे। साथ ही यहाँ पर ये जो डैमेज हुई हुई स्पिरिचुअल ट्रीज़ हैं तुम इन्हें अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हील कर देना, और जब तुम इन्हें हील कर लो तो फिर उसके बाद तुम मुझे बता सकते हो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगी। वैसे तो तुम्हें गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम बस अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लो। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओसी उसकी आज्ञा लेता है। तभी वो ये कहने लग गई थी कि हाँ, अपने रूम में जाओ और रूम में जाकर ही प्रैक्टिस करना, और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम यहाँ पर आ जाना। जिसके साथ ही शाओसी कहने लग गया था कि ठीक है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी को उसका रूम बता दिया जाता है। वो अपने रूम के अंदर भी आ गया था और कह रहा होता है कि मेजर सेक्ट्स की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट तरीके से यहाँ पर मौजूद है। शाओसी के हाथ में एक ट्री भी था जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन तभी शाओसी कहने लग जाता है कि खैर जो भी हो, मुझे तो यहाँ पर रहकर अपने स्पेल्स को कास्ट करना सीखना है। और कहने लग जाता है कि मुझे जियोन टाउन के जितने भी बड़े सेक्ट हैं उसके अंदर बस जल्द से जल्द शामिल होना होगा। जिसके बाद वो उस ट्री को वहीं पर रख देता है और कह रहा था कि मुझे अभी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं यहाँ पर रहने के बाद उस सेक्ट के अंदर भी चला जाऊँगा।
जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर घर के अंदर रह के थोड़ा इधर आधर टहलने लग गया था और कह रहा होता है कि क्यों ना इस ट्री को अभी से ही हील करना शुरू कर दिया जाए। जिसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक वाटर बॉल को समन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो थोड़ी थिन होती है और वो इसे देख के थोड़ा शौक में था और कह रहा होता है कि मैंने तो इसे काफ़ी वक्त लगा के कास्ट किया, लेकिन फिर भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थिक है। जब मैं मिस जू के हाउस के अंदर था तब तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सही थी, लेकिन अब इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया है। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ट्री के ऊपर थोड़ी बरसात करता है, लेकिन यहाँ पर ट्री हील ही नहीं हो रही होती और ना ही ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी हैरान होता है और फिर कुछ और स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल्स को समन कर लेता है। जिसके बाद उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अगेन वो उस ट्री को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पर शाओसी ये कहने लग जाता है कि यही मेरा बेस्ट चांस है शुआनशियान सेक्ट के अंदर जाने के लिए। अगर मैंने इस ट्री को हील ना किया तो फिर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद और भी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगाने के बाद इस पूरी ट्री के अंदर सिर्फ एक ही लीफ निकल के आती है। जिसके बाद वो समझ गया था कि यहाँ पर इस ट्री के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो थोड़ा थक भी जाता है और कह रहा था कि पहले तो मुझे स्पार्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए और तुरंत ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन इतनी देर में वो दोनों लड़कियां वहां आ गई थी और कह रही होती हैं कि ब्रदर तुम कैसे हो? वैसे तो तुम यहाँ पर न्यू हो तो हमने सोचा शायद से तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन तभी शाओसी ये कहने लग जाता है कि आप दोनों ही सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ और मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। जिसके बाद वो लड़की उससे ये कह रही होती है कि तुम्हें फ़िलहाल अपने आप को हील कर लेना चाहिए और वाटर कंट्रोल टेक्निक जो होती है इसे इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता और ना ही तुम इसे बार बार कास्ट कर सकते हो। याद रखना अगर बार बार तुम इसके स्पेल्स को कास्ट करोगे तो फिर इसका असर तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी बुरे तरीके से पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर बाहर कोई आ गया था और हमें एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ ही गया तुम सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तभी मिस जू भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और उसके आने से वो कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रही होती। तभी यहाँ पर ये तीनों ही भागे भागे आते हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर हो क्या गया है। तभी वो लड़की ये कहने लगी थी कि ये तो शू फैमिली के एल्डर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर हैं ये शू फैमिली में। तभी वो दूसरी लड़की शाओसी को बता रही होती है कि मैंने यंग लेडी से ये सुना था कि वेई यिंग की जो पोजीशन है वो काफ़ी वक्त से ऐसे ही खाली पड़ी है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए आए हैं ताकि ज़बरदस्ती उसकी पोजीशन को हासिल कर सकें। मिस जू उसको कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, जिसके चलते उस एल्डर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने लग गया था और इससे इन सभी के कानों में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। तो शाओसी ये कहने लगा था कि वाकई में एल्डर जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये 4 ग्रेट एल्डर्स में से एक है। इसकी सिर्फ साउंड वेव्स की वजह से ही मोर्टल्स को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जू हाउस के एल्डर आ गए थे और कह रहे होते हैं कि एल्डर शू तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंटली रिएक्ट करने की कैसे कोशिश की, वो भी मेरे घर के सामने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे वो जो 30 इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं याद रखना मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर मेरा जू हाउस तुम्हारी तरफ एक पूरी की पूरी वॉर ही डिक्लेयर कर देगा। और इस एल्डर को इतना ज़्यादा गुस्सा था कि तुरंत ही आते ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाते हैं। दोनों के दोनों अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन किससे ज़्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई तो आता है जो कि इनकी एनर्जी को ख़त्म करता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और एल्डर आ गया था जो कि अभी तो फिलहाल इन सभी से ज़्यादा ही एरोगेंट लग रहा होता है और कह रहा होता है कि बोथ पार्टीज़ को यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों ही शांत हो जाएं, इस मैटर को आराम से भी सुलझाया जा सकता है। मैं मिस्टर शू के पास गया था और मैंने ही कहा कि मिस्टर जू के पास जाके 4th एल्डर की जो चेम्बर है उसके बारे में बात कर लें तो भला इसमें बुराई ही क्या है। और वैसे भी हमें पब्लिक को सर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, तो भला आप दोनों के दोनों इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो। तभी वो यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी और दोनों ही लड़कियाँ काफ़ी ध्यान से इस एल्डर को भी देख रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जू ये कहने लग जाती है कि वैसे जो पर्सन लोगों की वेलफेयर के बारे में बात करता है असल में वो यहाँ पर अपने गेन के बारे में ही सोचता है, ना कि किसी दूसरे के बारे में।
और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वही फ्लोर पे आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली एल्डर की इंसल्ट भी कर दी थी और ये कह रही होती है कि आखिर दोनों ही अंकल इतने ज़्यादा रूड क्यों हो रहे हैं। साथ ही श्वान सियान सेक्ट का डिसेबल होने के बाद मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिर फ्यूचर के अंदर मैं पर्पल फॉर्मेशन कैसे खड़ी करूंगी, साथ ही मैं अपने डिसेबल्स को कैसे फेस करूंगी। तभी यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वही कहने लग जाता है कि मेरे फादर की जो नीज है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। साथ ही वो एरोगेंटली ये भी कहने लग जाता है कि 18 ईयर्स की एज में ही तुमने काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन को हासिल किया है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज़्यादा नॉनसेंस बातें क्यों करती हो लड़की। हालांकि अब ये चीज़ पूरे तरीके से सॉल्व भी नहीं हुई थी, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो सेकंड एल्डर थे उन्हें इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर्स की आपस में फाइट होने लगी थी, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एक और एल्डर आ गए थे जो कि कह रहे होते हैं कि मिस्टर शू आप प्लीज़ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ फालतू बातें करके क्या ही फ़ायदा होगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस जू के फादर थे, जो कि ये कह रहे होते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों में ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पब्लिक की चीज़ों के बारे में, तो अगर ऐसा ही कुछ है तो फिर आप पर्सनली आके मुझसे इसके बारे में बात कर लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर्स आगे की तरफ को आ रहे थे और यहाँ पर शाओसी और दोनों ही लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि कह रही थी कि हमारी एल्डेस्ट लेडी वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी और इम्प्रेसिव है, साथ ही जो इनका ऑरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही यहाँ पर दोनों ही आपस में बातें कर रही होती हैं एल्डर लेडी के बारे में और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी कर रही थी शाओसी। जैसे ही यहाँ पर इन दोनों की तारीफ़ें सुनता है तो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर लेडी वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और साथ ही एल्डेस्ट लेडी इस सारे ही मैटर को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा वक्त हो गया था और यहाँ पे दोनों ही एल्डर्स बातचीत करके निकल चुके होते हैं और वो फ़िलहाल अभी जू मेंशन से बाहर जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मिसेस जू के जो फादर होते हैं वो उससे पूछना चाह रहे थे किसी चीज़ के बारे में और कह रहे थे तो क्या ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं। मिस जू का मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कह रही थी। जिसके साथ ही उसके फादर अब उसे समझाने लग जाते हैं और ये कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो क्योंकि अभी तुम यंग हो और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसके फादर ये भी कहने लग जाते हैं उसकी कल्टीवेशन ने भले ही अपने पीक ऑफ 3rd रैंक को हासिल कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करो तो फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। साथ ही वो यहाँ पर अपने एल्डर्स की तरह भी अच्छा नहीं है। और अगर मैं जूजी शू की बात करूँ तो वो उसके कंपैरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे फादर होने के नाते सिर्फ एक ही होप करता हूँ कि तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगी। साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस भी ये कहने लग जाती कि जैसा कि फादर ने कहा बिल्कुल वैसा ही मैं करने वाली हूँ। तभी उसके फादर खुश होने लग जाते और थोड़ा आसपास देखने के बाद ये कहने लग गए थे कि खैर कल तुमने एक सर्वेंट को जाइंट मैजिक सर्कल के अंदर एंटर करने दिया, आखिर ऐसा क्यों। जिसके साथ ही वो ये भी कि पूछने लग जाते हैं क्या ये बात सच है। तभी यहाँ पर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके फादर को देखते हैं जिन्हें कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा था और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्वेंट्स मौजूद हैं और वो छिप के सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिस यू इन दोनों से ही कहती है कि चलो अब यहाँ पर सारा ही मैटर ख़त्म हो गया है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर रुके कोई भी फ़ायदा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही लड़कियाँ चली गई थी और यहाँ पर शाओसी भी कह रहा होता है कि मिस वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन इस बार मैंने 4th कैबिनेट मिनिस्टर की उस पोजीशन को छोड़ दिया। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियां आपस में बात कर रही थी और कह रही होती हैं कि फॉर्मर टाउन गार्डियन जो है वो कल फाइट करने के लिए जाएगा। तभी यहाँ पर मिस यू ये कहने लग जाती है कि हाँ, और ये जो न्यूज़ है कल पूरे के पूरे जियोन टाउन के अंदर भी फैल जाएगी। वो दोनों ही कहने लग जाती हैं कि हाँ खैर जो भी हो, हमें इससे क्या ही, सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा। जिसके साथ ही दोनों लड़कियाँ तो वहाँ से चली गई थी और शाओशी भी कुछ सोचते हुए अपने रूम के अंदर आ जाता है। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि खैर जो कुछ भी हो, अब उस बंदे की प्लेस को कोई भी हासिल करने लगे, मेरा यहाँ पर कोई चांस बनता ही नहीं है। साथ ही अब वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए ये कहने लग गया था कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी वापस से बैठ कर प्रैक्टिस करने लगूँ। और कह रहा होता है कि वैसे अगर मैं आज की सिचुएशन को जज करूँ तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जू फैमिली भी
कुछ ज़्यादा सेफ नहीं है और यहाँ पर अगर बाहर के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया तो फिर ऐसे तो ये जू फैमिली को कुछ ही वक्त के अंदर ख़तरे में डाल के सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पर जू फैमिली को एक काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि खैर अब इसके अंदर हम क्या ही कर सकते, तो बस अब खुद के ऊपर ध्यान देकर अपनी कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और साथ ही सीनियर सिस्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकूँ। जिसके साथ ही शाओशी अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हो चुका था, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा होता है। साथ ही वापस से अब वो उसी ट्री को देखने लग गया था, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाने के बाद सिर्फ एक ही लीफ आ पाई थी, लेकिन अब वो लीफ भी वहाँ से टूट कर गिर जाती है। तभी अब उसे देखने के बाद वो ये कहने लग जाता है कि मैंने पूरा 1 घंटा लगा दिया इसको नरिश करने में, इसकी वजह से मुझे कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी शाओशी की नज़र पड़ जाती है कि जो ट्री है वो यहाँ पर डैमेज हो रही है और वो जो जितना भी उसने प्लांट को नरिश किया था वो सारी की सारी नरिशमेंट बाहर को निकल के जा रही है। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है इस सारी नरिशमेंट के ऊपर, तभी यहाँ पर वो समझ जाता है कि आखिर इसको कैसे हील करना है और यहाँ पर उसको सोल्यूशन भी मिल चुका था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर किस अलग तरीके के मेथड के बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि अगर इसके अंदर सारी ही एनर्जी को एक पॉइंट पे गैदर कर दिया जाए तो फिर मुझे लग रहा है कि इसका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर खुश होने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो एक शील्ड बना लेता है इस ट्री के अराउंड में और हम देखते हैं कि यहाँ पर शील्ड बनाने के बाद वो उसे वापस से नरिश करने लगा था। इस बार यहाँ पर जो नरिशमेंट थी उसने पूरी की पूरी ट्री के ऊपर न लगा के उस वाले भाग पर लगाई थी जो कि यहाँ पर बुरे तरीके से ख़राब हो रखा था और उसी की वजह से यहाँ पर मेनली जो ट्री को हार्म पहुँच रहा था। जिसके साथ ही अब उसे पूरे तरीके से हील कर देता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था, क्योंकि ट्री तो सिर्फ हील ही हुई थी लेकिन इसके अलावा भी इसके ऊपर काफ़ी सारी लीफ वगैरह भी आ जाती हैं, जिससे कि शाओशी काफ़ी ज़्यादा खुश था और अब ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी क्योर भी हो जाएगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि लेकिन अगर ये शील्ड खत्म हुई तो फिर इसके साथ साथ इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और ये पूरे तरीके से एक अच्छा रिलाय करने वाला ऑप्शन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो उसी फ्रूट को निकाल लेता है जो कि मिस जू ने उसको दिया था। साथ ही उस फ्रूट को लेने के बाद अब वो यहाँ पर मर्ज करने लग जाता है, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है, जिसके बाद अब काफ़ी सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट उसको मिल गया था और इस बार वो ट्री जो थी वो पूरे तरीके से हील होने में कामयाब हो जाती है। साथ ही अब वो ट्री पूरे तरीके से ठीक थी और उसे किसी भी तरीके की शील्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। शाओशी काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन अब वो थक भी जाता है और कह रहा था कि न जाने क्यों जब भी मेरा माना ख़त्म होता है तभी यहाँ पर मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है। वो वहीं पर लेट जाता और कह रहा था कि खैर जो कुछ भी हो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड को रिकवर करना ही होगा। जिसके साथ वो वहीं पर सो जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त गुजर गया था और वो अभी भी ऐसे ही सो रहा होता है। तभी मिस यूए यहाँ पर आ जाती है और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मिस यूए यहाँ पर आती है तभी वो देख रही थी कि शाओशी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी काफ़ी सारी माना का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे कि अब वो होश में आने के हालात में ही नहीं होता। जिसके साथ ही मिस यूए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और साथ ही शाओशी जो कि अभी ड्रीम में होता है उसे कुछ वाटर टपकता हुआ नज़र आ रहा होता है किसी ड्रॉप के थ्रू। जिसके साथ ही असल वर्ल्ड में मिस यूए रो रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि शाओशी ने हद से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल एक बार से ही कर लिया और साथ ही वो रो रही होती है ये सोच के कि अब ये मर जाएगा और ज़िंदा नहीं बचेगा। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की उसे सहारा देने लगी थी, लेकिन इतनी ही देर में शाओशी उठकर बैठ जाता और कह रहा था कि सिस्टर आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रही हैं, मैं एकदम ही ठीक हूँ, आखिर मुझे हुआ ही क्या है। तभी यहाँ पर वो दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि सिस्टर ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आखिर तुम दूसरे लोगों की बात क्यों नहीं सुनते। तुमने सिस्टर यूए का इकट्ठा करा हुआ सारा का सारा स्पिरिचुअल स्प्रिंग जो कि उन्होंने 1 साल में जमा किया था सभी ख़त्म कर दिया, वो भी एक बारी से। ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है और साथ ही सिस्टर को तो ये लगा कि इतनी पावर को इकट्ठा करने के बाद इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी हालत ख़राब हो गई होगी। लेकिन तभी शाओशी उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि सिस्टर आप इसके बारे में परेशान ना हो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। तभी वो कह रही होती है कि अच्छी बात है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी ना करना, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। शाओशी ये कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन करने के बाद ऐसा कुछ होगा। सिस्टर यूए भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। साथ ही अब वो ये कहने लग जाता है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे अपने स्पेल्स को कास्ट करना नहीं भूलना है और साथ ही
ये भी कह रहा होता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर यहाँ पर सारे के सारे लोग भी परेशान होंगे। हालांकि उसके बाद वो मार्केट आया था टहलने के लिए और साथ ही वो यहाँ पर आसपास वंडर कर रहा होता और कह रहा था कि आजकल दानियो नज़र नहीं आता, जिसके साथ ही उसकी नज़र पड़ जाती है दानियो के ऊपर, जो कि अभी यहाँ पर अपना सामान बेच रहा था और बेचारा काफ़ी परेशान भी होता है। जैसे ही वो शाओसी को देखता है तो उसके पास आ गया था और कह रहा होता है कि ब्रदर तुम तो गायब ही हो गए थे। तो शाओसी भी उससे बातचीत करने लगा था और एकदम ही ठीक होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक बंदा जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बारे में सोच रहा था और कुछ कैलकुलेशंस वो लगा रहा होता है। इस बंदे का नाम फेंगरू होता है और वो उसको पहले से ही जानता था। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि ये जियोन टाउन में क्या कर रहा है। खैर जो कुछ भी हो, लग रहा है कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और इसे कुछ अर्जेंट सामान भी चाहिए है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ये सामान सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर सेम जगह से बिलोंग करता हूँ, तो क्यों ना मैं लिंग्यू। जिसके बाद वो दानियों को वहीं साइड में ले जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको कुछ सामान दे रहा था और कह रहा होता है कि जाओ जाके इसको सेल करके आ जाओ। और हम देखते हैं कि दानियों काफ़ी ज़्यादा खुशी से वहीं से भागता भागता जा रहा होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हेलो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा सिटी के अंदर ऐसे ही घूम रहा था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे इस सिटी के अंदर सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर एक कमांडर आने वाले हैं और क्योंकि वो आज ही रात आएंगे तो फिर मुझे जल्द से जल्द फ्रूट्स का इंतज़ाम करना होगा। विदाउट स्पिरिचुअल फ्रूट मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि दानियो वहाँ पर आ जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट्स लेने हैं किसी को तो वो यहाँ आ सकता है। हमारे पास में काफ़ी अच्छे खुशबू से भरे हुए फ्रूट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करते हैं। ये सुनने के बाद तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही दानियों के पास भागते हुए आने लगा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इतनी देर में वहाँ पर अपना शाओसी आ जाता है और वो ये कह रहा था कि ब्रदर एक बॉक्स 30 स्पिरिट कॉइन से कम का नहीं दे सकते हो। तभी वो बंदा भागा भागा आ जाता है। तभी दानियों कह रहा था कि नहीं, 30 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होगा और एक बॉक्स का तुम्हें इतना ही देना होगा। तभी यहाँ पर शाओसी उससे लड़ने लग जाता और कह रहा था कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो ब्रदर, तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा लेकिन सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा बैंकट कल हुआ था जिसके अंदर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स की कमी आ गई थी। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स बहुत ही कमी से मिल रहे हैं और स्टॉक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और जो मेरे पास स्टॉक है यही बचा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे मैंने तो सुना है कि यहाँ पर तो आज एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, वे यिंगी आने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर इन स्पिरिचुअल फ्रूट को मैं अच्छे दामों में ही बेच दूँ। जिसके साथ इन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही थी और दानियो ये कहता है कि वैसे ये लास्ट बैच ही है इन फ्रूट्स का। जिसके बाद वो चिल्लाने लग जाता और कह रहा था कि अगर किसी को फ्रूट्स चाहिए हो तो वो ये फ्रूट ले सकता है। जिसके साथ ही अब ये बंदा भागता हुआ आ रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर लाओ ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स मुझे दे दो। लेकिन तभी शाओसी उससे लड़ने लग जाता और कह रहा था कि अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ इस बंदे से। लेकिन तभी वो तुरंत ही 30 स्पिरिट कॉइन्स दे देता है और कह रहा था कि देखो पर बॉक्स के हिसाब से मैंने तुम्हें यहाँ पर 70 स्पिरिट कॉइन दे दी हैं, तो अब तुम यहाँ पर इनको रख सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुरंत ही सारा बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट तो हूँ ही, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील कर ली है, वरना तो मैं आज रात कैसे इन गिफ्ट्स को प्रिपेयर कर पाता, मेरे लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। जिसके साथ ही दानियों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से देखो तो सही कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, एक ही बार से सारे फ्रूट्स बिक गए, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। जिसके साथ ही अब शाओसी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि हाँ ये मैटर मैंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें और पैसे कमाने हैं। और कह रहा था कि अभी तुम्हें बाकी सारे मास्टर्स के पास में जाना होगा जिनके पास में ये सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, उनके पास जाओ और उन्हें अच्छे दामों में ख़रीद लो। फिर उसके बाद इस मार्केट के ऊपर हम कब्ज़ा जमाएंगे और ये मार्केट हमारा होगा क्योंकि उसके बाद हमें काफ़ी सारे पैसे और मिलने वाले हैं।
तभी दानी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं पता क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझसे इसके बारे में तुम पूछो नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर दानियों को भेज देता है वो बाकी बचे हुए स्पिरिचुअल फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि सिर्फ इन लोगों के पास स्पिरिचुअल फ्रूट्स हों और बाकी सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही अपने हाथ मलते रह जाएं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियों सारे फ्रूट्स लेके आ गया था, क्योंकि उसने ज़्यादा प्राइस पे वो फ्रूट्स को पहले बेच दिया था, तो अब वो फ़िलहाल बाकी सारे फ्रूट्स को ख़रीद के लेके आ गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो बॉक्सेस वगैरह रखे हुए होते हैं तो शाओसी ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर आके हमारे पास आप फ्रूट ले सकते हैं। एक बॉक्स जो है वो 40 स्पिरिचुअल कॉइन का है। तो इसके अलावा यहाँ पर जिस किसी को भी ये फ्रूट्स लेने हो ले सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बॉक्सेस को सेल कर दिया है और अब यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं बचे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आके इन्हें बाय कर सकते हो। जिसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे और फिर इन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था उन सारे फ्रूट्स को सेल करने के बाद। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दानियों तो अपने घर चला गया था और अब यहाँ पर शाओसी भी ज़ू मेंशन के अंदर आ जाता और कह रहा था कि आज मैंने 1300 स्पिरिट कॉइन्स कमा लिए हैं। वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहा। इसके बदले में मैंने दानियों को भी एक्स्ट्रा मोर स्पिरिट कॉइन दिए, जिसके साथ ही उसका भी फ़ायदा हो गया। लेकिन मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि हमने लगातार इतना ज़्यादा प्रॉफिट आज बनाया है और हो सकता है इसके बदले वो हमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे। कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। अब वो ये सोचने लगा था कि मेरे पास में इतने सारे स्पिरिट कॉइन्स आ तो गए हैं, लेकिन अब मुझे इससे स्पिरिचुअल स्नैक्स खरीद लेने चाहिए। बाकी का मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो यहाँ पर सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन इतनी देर में वो लड़की मिस यू वहाँ आ जाती और कह रही थी कि ब्रदर शाओसी तुम कहाँ टहल रहे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो तुम्हें लेडी ने बुलाया है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो लेडी के पास आ गया था और साथ ही यहाँ पर वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आज शाओसी ने जो भी कारनामा किया था इसके बारे में लेडी को खबर हो जाती है और कह रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ मिस्टर याओ सान भी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें प्रेस कर रहे हैं, ये देखने के बाद कि तुम कितने ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो। जिसके साथ ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों को इसके बारे में पता चल गया है कि आज ये क्या कांड करके आया है। लेकिन लेडी यहाँ पर बिल्कुल भी खफा नहीं होती बल्कि खुश हो रही थी और कह रही थी कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है शाओसी। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाती हैं कि वैसे मैंने याओ सैन को भेजा था सीक्रेटली तुम्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर शाओसी सोचने लग जाता है कि अच्छा तो ये बात है, तो मतलब मुझे अगली बार से और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेडी अब ये कहने लग जाती है कि वैसे मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे अंदर बिजनेस का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आगे काम करो इनर कोर एरिया के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो सारी अफेयर्स को हैंडल करो। जिसके बाद वो याओ सान को कहती है तो याओ सान तुरंत ही आगे आ गया था। वैसे तो वो यहाँ पर शाओसी को कुछ खास पसंद नहीं करता है और कह रहा था कि वैसे हमारे ज़ू मेंशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हमने कर दिया है। जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसे हमारे जो मास्टर हैं वो हैंडल करते हैं, और रही बात बाकी के बचे हुए 2 पार्ट्स की तो उन्हें यहाँ पर हमारी लेडी हैंडल कर रही है। इसके अलावा उनके यंग मास्टर भी हैंडल कर रहे हैं। जिसके साथ ये 3 भागों में बटा हुआ है। जिसके बाद वो ये बताने लग जाता है कि वैसे लेडी के हाथ में भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल में लेडी को 5 एकड़ के बड़ी एक राइस फील्ड को हैंडल करना होता है। इसके अलावा जो लिंगू फ्रूट्स होते हैं वो उनको भी हैंडल करती क्योंकि इनके पास में 27 स्पिरिचुअल ट्रीज हैं। इसके अलावा 5 मीडियम साइज़ के स्पिरिचुअल वेल्स भी हैं जिसे वो हैंडल करती हैं। जिसके साथ ही शाओ से इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि लेडी इतना सारा काम अकेले ही संभालती है। तभी यहाँ पर मिस्टर साओयान कहने लग गया था कि वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो कि जियोन टाउन के अंदर मैडम हैंडल करती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ लिमिटेड काम ही दिया जाएगा। शाओ से ये सोचने लगा था वैसे यहाँ पर मिस जू के पास में काफ़ी बड़ा सा स्पिरिचुअल ट्री है जो कि कल्टीवेटर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेल्थ प्रोवाइड करता है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिस के पास में मौजूद है। तभी याओ सान कहने लग गया था कि मिस के पास में ये जो 3 तरीके की ट्रीजर्स हैं वो इन्हें मेनली हैंडल करती है और यहाँ पर उनकी चॉइस के हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों ना फ़िलहाल इस प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ाने पे काम किया जाए। इसकी वजह से मिस ने ये सोचा है कि क्यों ना तुम्हें 1 महीने के लिए ऐसे ही रख लिया जाए और तुम्हें चेक करा जाए कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स हैं। तभी शाओ से कहने लग जाता है लेकिन मैं इतने सारे रिसोर्सेज को आखिर किस तरीके से हैंडल करूँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मुझे करना क्या है। तो मिस कहने
लगी थी कि याओसान तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि मिस्टर याओसान जो थे वो इसके बारे में आगे बताने लगे थे कि आखिर शाओसी को यहाँ पर क्या करना है। वो ये कहने लगा था कि देखो बस तुम्हें यहाँ पर 1 महीने रहकर ही काम करना है और उसके बाद अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर हम तुम्हें तुम्हारी पोजीशन पे रखेंगे, अदरवाइज जो काम तुम प्रेजेंट में कर रहे हो वापस से तुम्हें वही काम दे दिया जाएगा। तो ठीक है, अब हम 1 महीने के लिए तुम्हें चांस दे रहे हैं। मिस ने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है, बल्कि उन्होंने तुमसे ये कहा है कि तुम अगर इस महीने सिर्फ 10% ही प्रॉफिट हमारे लिए लेकर आओगे तो फिर ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। उम्मीद करते हैं कि तुम मिस के इस भरोसे को तोड़ोगे नहीं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे तो हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जॉब से निकालने नहीं वाले, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि डेडिकेटेडली तुम काम करोगे। शाओसी यहाँ पर कह रहा होता है कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। मैं वाकई में अपना 100% दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकूँ आपके इस अफेयर को हैंडल करने के लिए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जिसके बाद वो ये कहने लगा था कि ठीक है, अभी जो सारे रिसोर्सेज हैं तुम्हें इन रिसोर्सेज को हैंडल करना होगा। हमारे पास में अभी 500 लो क्वालिटी के स्नैक्स हैं, तो हम बस तुमसे इतना होप कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर तुम इसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 550 लो क्वालिटी के स्नैक्स के अंदर तो कन्वर्ट कर ही दोगे, जिससे कि तुम्हारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम तुम्हें ज़्यादा भारी टास्क भी नहीं दे रहे हैं और अगर तुमने इस चीज़ को कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी जॉब कंटिन्यू रहेगी। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था कि 500 युआन, क्या आप सच में मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ सौंप रहे हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, असल में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो इस वजह से बस मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। तो याओसान कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर तुम इसके यूज्ड टू हो जाओगे और तुम्हें ये ज़्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। जिसके बाद वो ये कहने लग जाता है कि मिस क्या मेरे लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं इसे दे सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो उसे जाने के लिए कह देती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि याओसान तुरंत ही अब वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो काफ़ी मुंह बना के वहाँ से जा रहा होता है और शाओसी को देख रहा था। शाओसी को देखते हैं जो कि वो भी वहाँ से इजाज़त लेके जाने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में मिस जू उसको रोक लेती है और कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। के लिए मिलता है कि मिस जू अभी फ़िलहाल शाओसी के सामने बैठी हुई थी और कह रही होती है कि ये जो याओ सैन है वो मेरे फादर के ही एक मैन है। असल में वो काफ़ी वक्त से जू फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और उनके जू फैमिली के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी इमेज भी यहाँ अच्छी खासी बनी हुई है। इसके अलावा ये सुनने के बाद शाओसी तुरंत ही कहता है कि हाँ बिल्कुल यकीनन मिस्टर शाओ सैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कैपेबल पर्सन है और यहाँ के सर्वेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छे और अप्रोप्रिएटेड भी हैं। जिसके साथ ही मिस जू अब उठ के खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। वैसे 5 से हमारे यार्ड का जो काम है वो सारा का सारा वही संभाल रहे हैं और हमारे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन भी वो रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं। जिसके बाद हमें याओसान दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल इस जगह से होता हुआ जा रहा था, लेकिन उसका मूड कुछ खास सही नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि मिस जू कह रही होती है कि वैसे शाओसी तुम भी एक स्मार्ट पर्सन हो, इंडीड तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। शाओसी सोचने लग जाता है और कह रहा था कि वैसे तो लोगों के पास से पैसे निकालना एक बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है तो यकीनन मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि मैं यहाँ पर यार्ड के अंदर हो रही चीज़ों का भी अच्छा ख्याल रख सकूँ। तो तभी यहाँ पर मिस जू उसे यहाँ का बटलर टोकन दे देती हैं और कह रही थी कि ये हमारा फैमिली टोकन है, तो अगर अदर फैमिलीज़ के साथ में तुम्हें डील करना पड़े तो तुम इसे रख लो, फ्यूचर के अंदर ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगा। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती हैं कि वैसे मैंने सुना कि याओसान ने कहा कि हमारे पास में 500 युआन है जो कि लो क्वालिटी के स्टोन्स हैं, तो फिर तुम्हें उनका अच्छा ख्याल रखना होगा और मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तभी शाओसी ये सारी बातें सुन रहा था और सोच रहा होता है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर मैंने एक्सपीरियंस को गेन कर रखा है, इंडीड में ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और रही बात इस याओसान की, तो मुझे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है। इवन यहाँ पर लेडी को इसने जो कैलकुलेशन लगा के बताई थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। असल में हमारे जो पास में पैसे मौजूद हैं वो 580 पीसीज हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 500 ही बताए। ये बंदा इतना ज़्यादा तेज़ क्यों है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ये चाहता तो सही सही कैलकुलेशन बता देता, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या ही लेना।
मेरे पास में एक अच्छा खासा एविडेंस आ जाएगा, तब मैं आके मिस जू से इसके बारे में बात करूँगा। तभी मिस जू को देखते हैं जो कि कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प है और मैं देखना चाहती हूँ कि आगे तुम क्या कर सकते हो। जिसके साथ ही अभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इस जगह की यार्ड का सीन, जहाँ पे सारे ही लोग अभी फ़िलहाल खड़े हुए थे और सभी कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद थी और आपस में बातें करते हुए कह रही होती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि कल क्या हुआ है। लेडी ने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया था और काफ़ी वक्त तक उन लोगों का ऐसे ही डिस्कशन चलता रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त बाद वो उस हाउस कीपर की वाइफ ही बन जाएंगी। सारी लड़कियां मजाक बना रही होती हैं और सभी हंस रही थी, लेकिन इतनी देर में मिस यू इन सभी को टोकने लग जाती और कह रही थी कि बस भी करो। लेकिन तभी यहाँ पर अपना शाउसी आ जाता और कह रहा था कि वाकई में हाउस कीपर की जॉब थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तो है ही। और कह रहा होता है कि मुझे इस पोजीशन को लेने के लिए काफ़ी अच्छे से अपना काम करना होगा, जिससे कि मिस जू ऑफेंड ना हो और ना ही मैं बिल्कुल भी केयरलेस हो सकता हूँ इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि इससे मैं लेडी के ट्रस्ट को अपने ऊपर से बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होते हुए काफ़ी अच्छे से स्ट्रिक्टली वर्क करते हुए लड़कियों के पास ही जा रहा था। लड़कियां तुरंत ही उसे ग्रीट करने लग जाती हैं। तो अब वो ये कहने लग जाता है कि देखो इस मंथ और हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर मैं यहीं तुम्हारे साथ काम करूं और तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ सकता है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूं तो फिर तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है और उम्मीद करता हूं कि तुम जो कुछ भी होएगा वो आके मुझे बताओगी। सारी चीज़ें मुझे रिपोर्ट करो और वही मैटर मैं जाके फिर लेडी को रिपोर्ट कर दिया करूँगा। अब सारी ही लेडीज़ उसकी बातों को सुन रही होती हैं। तो वो कहने लगा था कि देखो मिस ने मुझे एक बजट दिया है जो कि मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्पेंड करना है, और उन्होंने मुझे 100 स्पिरिट कॉइन दी है। इसके अलावा ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। साथ ही लेडी ने मुझे कहा है तुम सबको गिफ्ट देने के लिए। अब सारी लेडी हैरान थी और खुश भी थी गिफ्ट का नाम सुनने के बाद, क्योंकि गिफ्ट तो सभी को अच्छे ही लगते हैं। तभी वो पूछने लग जाती है कि आखिर लेडी ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो वो कह रहा था कि ग्रैंड माँ और लेडीज़ ये देखिए लेडी ने आपके लिए क्या भेजा है। तभी यहाँ पर तुरंत ही सभी लोग देखने लगे थे। तो असल में उन्हें पता चलता है कि इसी जगह के हाई क्वालिटी के एक्सीलेंट स्पिरिचुअल फ्रूट हैं और यहाँ पर लेडी ने इन सभी को भिजवाए हैं। तभी ये लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। शाउसी सभी को एक एक फ्रूट दे देता है क्योंकि ये प्रीशियस फ्रूट हैं। तो सभी काफ़ी हैरानगी में थी कि आखिर ये डिसीज़न बना कैसे। तो वो ये कहने लग जाता है कि देखो अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कह रहा था कि देखो लेडी ने मुझे कहा है कि मैं तुम सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट दे दूँ, जिससे कि तुम फ्यूचर के अंदर और भी अच्छा काम करो, और अगर तुम आगे भी अच्छा काम करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा फ्रूट दूंगा और इससे तुम्हारा वर्क भी बढ़ जाएगा। साथ ही तुम्हारी रिस्पॉन्डिंग और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर तुम एक्सीलेंट काम करोगी तो फिर मैं तुम्हें एक्सीलेंट फ्रूट भी दूंगा। ये सुनने के बाद तो लड़कियां हैरान होती हैं, क्योंकि असल में उनकी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो इन फ्रूट्स को हासिल कर सकें। लेकिन सडनली उन्हें ये फ्रूट्स मिल गए थे, जिसके चलते लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कह रही होती हैं कि ये फ्रूट मार्केट में मिल रहे फ्रूट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो शाओ से कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हें और फ्रूट चाहिए तो तुम्हें अब से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा जैसे पहले किया करती थी। और ये भी कह रहा था कि अगर अच्छा काम नहीं करोगी तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, अगर अच्छा काम किया तो इंडीड तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लड़कियां तुरंत ही उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो कहने लग जाता है कि देखो अब मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें असल में काम क्या करना है। तुम सभी को दिन में 2 बार जाना है हमारे ट्रीज़ के पास में और वहाँ जाके अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 बार। एक दिन में 2 बार तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करो और इससे तुम्हारा एक दिन का काफ़ी अच्छा काम निकल जाएगा। और याद रखो अगर तुम इससे एक बार और ज़्यादा इस टेक्निक को परफॉर्म करोगी तो तब हम तुम्हें स्पिरिचुअल फ्रूट देंगे। उन्हें बताता है कि हर 4 घंटे बाद तुम्हें ही करना होगा और एक दिन में 2 बार ये काम करना है। तो लड़कियां सोच में पड़ गई थी और कह रही होती हैं कि अगर हम एक बार और अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है। तो शाओसी कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन याद रखें कि जिस तरीके से आप अपनी वाटर टेक्निक को पहली बार इस्तेमाल करती हैं तो अगर एक बार फिर से परफॉर्म कर रही हैं तो वो बिल्कुल भी पहले वाली टेक्निक से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उस जो टेक्निक आप परफॉर्म करोगी बहुत ही हाई लेवल पे करना, ऐसा नहीं कि पहले अच्छे से कर दिया और बाद में जस्ट ऐसे ही कर दिया फ्रूट लेने के लिए। और आप सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाना होगा। तभी सारी लड़कियां तुरंत ही उसकी बातों को समझ जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी की सारी लड़कियों को अब काम बता दिया गया होता तो आपस में बातें करने लगी थी और कह रही होती हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। तो शाओ से कह रहा होता है कि आप फ्रूट के बारे में बिल्कुल भी वरी ना करें, आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी और साथ ही आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे अगर आप मेरे साथ में कोऑपरेट करती हो तो।
फ्यूचर के अंदर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 1 महीने बाद मेरा यहाँ से हटना या फिर ना हटना मेरी परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, साथ ही पोजीशन भी सेम ही रहेगी। तभी यहाँ पर लेडीज़ समझ चुकी थी इसकी बात को और कह रही होती हैं कि ठीक है, तो अब से हम इस काम को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली करेंगे। जिसके बाद शाओ से कह रहा होता है कि ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक को परफॉर्म करेंगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो लड़कियाँ थी इन्होंने पहले ही शाओ सी को एक बुक दे दी थी, जिसके साथ ये बाकी सारी तो बातचीत करके वहाँ से चली जाती हैं। शाओ से कह रहा होता है कि ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन जाने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगी और अपने टारगेट को बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही अपने काम को बहुत ही अच्छे से करें, तभी आपको फ्रूट मिलेगा, समझी। जिसके साथ ही सारी लेडीज़ वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो लेडीज़ वहाँ से निकलती हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ सी देखता है कि सारी की सारी वहाँ से गायब हो गई हैं। और अब तो वो यहाँ पे इन दोनों ही लड़कियों के सामने काफ़ी ज़्यादा हम्बल होकर बिहेव कर रहा था और कह रहा होता है कि सिस्टर, क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया? क्योंकि जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे भी मेरा ख्याल रखेंगी। असल में ये यहाँ पर जितनी भी लाइनें वगैरह शाओ सी ने बोली और जितना भी कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा था, वो सारा का सारा इन लड़कियों की वजह से ही था, क्योंकि पहले ही इन लड़कियों ने बता दिया था कि आखिर किस तरीके से शाओ सी को बिहेव करना है। तो इस तरीके से शाओ सी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट सभी लोगों के ऊपर बना पाया है और पहली बार से सभी लोगों को उसकी डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए सारे ही लोग उसके साथ बहुत ही इच्छा से काम भी करना चाहते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियां कह रही होती हैं कि शाओ सी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने भी काफ़ी अच्छा काम किया। अगर सच में हम तुम्हारी बात नहीं भी मानेंगे तब भी इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असल में तुम्हारी जो पोजीशन है वो हमसे अबव है, तो हमें तो तुम्हारी बात माननी ही है। लेकिन शाओ से फिर भी दोनों ही लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा हम्बल होकर बात कर रहा था और कह रहा होता है कि स्वीट सिस्टर, ठीक है, आप ऐसे ही काम कीजिएगा और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि तुमने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है शाओ सी, तो हम भी अपना बेस्ट देंगे तुम्हें असिस्ट करने के लिए। लड़कियों को इस बात की खुशी थी कि शाओ सी उनसे ज़्यादा पोजीशन पे होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे से उन्हें ट्रीट कर रहा है और इवन उनकी एडवाइस भी मांगता है, जिसके चलते लड़कियां पूरी डेडिकेटेड थी शाओ सी की तरफ और शाओ सी भी लड़कियों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था। जिसके साथ ही इन लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्ड बन चुका था। लेकिन यहाँ पर याओ सान जो था वही सब कुछ थोड़ा दूर से खड़ा होकर देख रहा था और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है उसे देख के साफ नज़र आ रहा था कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ सी अपने रूम में बैठा हुआ था और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह वो कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मेड ऑन ग्रैंडमा ने मुझे 940 स्पिरिचुअल फ्रूट्स दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है मात्रा के हिसाब से। वो सोचने लग रहा था और कह रहा था कि याओ सान, तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े चीटर हो, क्योंकि तुम हमेशा यहाँ पर मैम की नज़रों से छुपते रहे और साथ ही तुमने अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए भी कितना ज़्यादा झूठ बोला। मतलब कि तुम तो यहाँ पर झोलम झाल कर रहे हो हर महीने। तुमने कम से कम 100 स्पिरिचुअल फ्रूट्स को अपने पास में रखा हुआ है। वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने स्पेल कास्ट किया था अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं और बाकी सारे लोगों का काम भी वो चेक करके आई थी, जिसके चलते दोनों का जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा थके थके नज़र आ रहे होते हैं। तभी वो दोनों से ये कहता है कि वैसे आप दोनों सिस्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और मेरे साथ में आपने मेरी हेल्प भी बहुत ही ज़्यादा करवाई, इसलिए मैं आपको बुरे तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करूँगा। इसलिए सिस्टर, मैं आपको एक पर्सन को 2 फ्रूट दे रहा हूँ। वैसे तो शाओ सी हर एक बंदे को सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल फ्रूट देता है, लेकिन ये लड़कियाँ शुरू से इसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती आई हैं, जिसके चलते शाओ सी इन दोनों ही लड़कियों को 2-2 स्पिरिचुअल फ्रूट देता है। तो दोनों ही लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थी और फैंग कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जिसके साथ ही शाओ से कह रहा होता है कि मेरी दोनों ही सिस्टर्स हमेशा ही मेरे साथ में रही हैं और दोनों ने ही मुझे सपोर्ट किया, जिसके चलते मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता हूं और अब आप थक भी गई होंगी, जिसके चलते मैं आपको ये फ्रूट दे रहा हूं। दोनों ही लड़कियां और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कह रही थी कि इन स्पिरिचुअल फ्रूट्स के चक्कर में ही तो हमने इतना सब कुछ किया है। जिसके साथ ही यहाँ पर दोनों और यहाँ पर शाओ सी एक दूसरे से बातचीत करने लग गए थे और यहाँ पर शाओ सी कह रहा होता है कि वैसे ये रिवॉर्ड का सिस्टम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, इस वजह से तो मैं
हर रोज़ ही 30 स्पिरिचुअल फ्रूट्स को इनके ऊपर इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग काम ही इतना ज़्यादा करते हैं। और साथ ही ये बात सच थी कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर काम कर रहे थे। और यहाँ पर शाओसी ने अपनी कैलकुलेशंस को एक बार फिर से लगा लिया था और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस मंथ के अंदर एटलीस्ट वो 50% यहाँ पर ग्रो करेगा। जिसके साथ ही सारी की सारी बात जाके उसने मिस जू को बता दी होती है और कह रहा होता है कि ये जो स्पिरिचुअल स्टोन्स का नंबर है वो यहाँ पर 250 हो गया है हमारे पास में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये इंक्रीज़ करेगा मैम। जिसके साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था और कह रहा होता है कि जू मेंशन बहुत ही जल्दी अदर फ्रैक्शंस को यहाँ पर काफ़ी आराम से पीछे छोड़ देगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें जा रही हैं। तभी यहाँ पर मिस जू को देखते हैं जो कि अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी और कह रही होती है कि हाँ अच्छी बात है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, जो काम तुम्हारा है तुम वो करो और मैं सिर्फ रिज़ल्ट को ही देखूँगी। जिसके साथ ही शाओसी वहाँ से चला जाता है और वो कुछ सोचता हुआ वहाँ से जा रहा था। जिसके साथ ही वो डोर पे आ जाता है, डोर बंद करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जू जो थी उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। असल में वो यहाँ पर याओ सान के इस दोगलेपन को समझ चुकी थी कि वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपना बेनिफिट इन लोगों से निकाल रहा था और एग्जैक्ट नंबर इनको नहीं बता रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि याओ सान को एक लेटर मिला होता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हेटफुल काम किया है तुम लोगों ने। तुमने मेरे फाइनेंशियल पाथ को कट करने की कोशिश की है, इसका बदला तो मैं जू फूशिन और शाओसी तुम दोनों से ही लूँगा। तुम बस इंतज़ार करो कि मैं इस मैटर को किस तरीके से सेटल करता हूँ। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। हालांकि इसके बाद अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शाओसी, मिस लू और साथ ही फेंगी तीनों गार्डन में टहल रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसे बटलर याओ के प्राइवेट कोर्टयार्ड के अंदर लेके आ जाते हैं। शाओसी हैरान था और कह रहा होता है कि ये तो बटलर याओ का है, तो भला आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। तभी वो ये कहने लग जाती है कि हाँ ये याओ सान का रेजिडेंस एरिया ही है, लेकिन अब से तुम यहाँ पर रहोगे क्योंकि मिस जू फूशिन ने हमें ही करने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद तो शाओसी अगेन हैरान हो जाता और कह रहा था कि याओ सान के प्राइवेट कोर्टयार्ड के अंदर मुझे भला रहने की इजाज़त क्यों मिल रही है। और तभी वो देखता है कि जैसे ही इस जगह का डोर ओपन होता है, जगह बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। और यहाँ पर मिस लू भी यही बता रही होती है कि असल में मिस जू फूशिन का जो रूम है उसके अलावा ये जो जगह है, इस दोनों ही जगह पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह मिल रही है। जिसके साथ ही मिस लू वहाँ से चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी खुद भी हैरान था। वो तुरंत ही इस जगह पर आके बैठ जाता और कह रहा था कि ये लोग इस तरीके की जगहों को इतनी ज़्यादा अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से कैसे कैरी करते हैं। वो खुद भी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को करना होगा। जिसके साथ ही शाओसी अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में भी सोच रहा था और उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि वैसे एक तरफ तो वो इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह पे प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन अब उसके पास में कितनी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह है जहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। एक्सपीरियंस पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, लेकिन अभी भी सेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होगी और साथ ही कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि उसे निपटानी है। और कहने लग रहा था कि अगर मुझे ढंग से याद है तो वो जो ऑक्शन है वो यहाँ पर बिगिन होने ही वाला है। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा नज़र आ रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट ही पल ये लोग मार्केट के अंदर आ चुके थे और दोनों ही लड़कियां कह रही होती हैं कि ब्रदर शाओसी आप हमें इस जगह पर क्यों लेकर आ गए हो। तभी वो कहने लग जाता है कि तुम इन चीज़ों को खुद ही समझ जाओगी। और वो तुरंत ही दानियों के पास जाता और कह रहा था कि दानियों वैसे मैंने सुना है कि मार्केट में स्पिरिचुअल फ्रूट्स की थोड़ी कमी हो रही है। दोनों ही लड़कियां आपस में बातें करते हुए कह रही होती हैं कि न जाने ये दोनों आपस में क्या मटरिंग कर रहे हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे बात करने के बाद वो समझ गया था और कह रहा होता है कि अच्छा तो ये बात है कि बटलर फेंग ने कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ख़रीदा है और बाकी सारे लोग भी स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वू के लाओ को ये चीज़ें देना चाह रहे हैं। असल में वू के लाओ को इस जगह पे न्यूली अपॉइंट किया गया है, जिसके चलते सारे ही लोग उसको खुश करने के चक्कर में उसके स्पिरिचुअल फ्रूट्स भेज रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि सभी लोगों ने उसे इतने सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स दिए कि इन दी एंड मार्केट के अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट की जो शॉर्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है।
अब यहाँ पर दानियों को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अपना शाओसी समझ रहा था कि आगे उसे क्या करना है। कह रहा था कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो गेलाओं के पास में ढेर सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, लेकिन वो इन्हें इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा, क्योंकि इतने सारों को तो वो एक साथ कभी भी नहीं यूज़ कर सकता। तभी दानियो उससे पूछने लग जाता है कि लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तो शाओसी कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझोगे, क्योंकि अब तुम मेरे साथ नहीं जो रहते हो। जिसके साथ ही दोनों ही लड़कियां सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये शाओसी क्या चाह रहा है। तो वो कह रहा होता है कि दानियो तुम मेरी एक हेल्प कर दो। जिसके साथ ही दानियो के कान में वो कुछ कहता है, तो दानियो वहाँ से तुरंत ही चला गया था। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि सिस्टर लू आप मेरे साथ ऑक्शन हाउस के अंदर चलेंगी। और साथ ही दूसरी वाली लड़की मिस फैंग से कहने लग जाता है कि मिस फैंग आपको भी मेरे लिए एक काम करना होगा। और कह रहा होता है कि आप मेरे नाम के बिहाफ पे जाएं, वूगे के हाउस कीपर को बुला के लेकर आइएगा और उनसे कहिएगा कि मैं वांग जियान टावर के अंदर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, उनसे कुछ बातचीत करनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दोनों ही लड़कियां यहाँ पर अपने अपने काम से चली गई थी। और नेक्स्ट ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वूगे के हाउस कीपर को ये लोग लेके आ चुके थे और दोनों ही बैठे हुए यहाँ पर बातचीत करने लग जाते हैं। तो वो हाउस कीपर कहने लग जाता है कि ब्रदर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या मैं जान सकता हूँ। तभी यहाँ पर शाओसी कहने लग जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं अब आपसे कहूँगा उस पर हाँ लाओ आप मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि वैसे मिस जू ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया है और इसी की वजह से उन्होंने मुझे हाउस कीपर का रोल भी दे दिया। ये सारी बातें वो शुरू में इसलिए भी बता रहा होता है ताकि यहाँ पर मिस्टर याओ जो है उसको ट्रस्ट हो जाए शाओसी के ऊपर। और अब वो अपनी असल बात कह रहा होता है कि मैं असल में आपके साथ में बिजनेस करना चाहता हूँ। मिस्टर वू को मेरे बिहाफ पर बताइएगा कि मिस लेडी उनसे काफ़ी इम्प्रेस हैं और वो भी उनके साथ में बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं। तो यहाँ पर ये हाउस कीपर पूछने लग जाता है किस तरीके का बिजनेस है। तो यहाँ पर शाओसी उसे बता रहा होता है कि मैंने सुना कि बटलर वू आपके पास में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स मौजूद हैं, लेकिन मार्केट के अंदर आपको कोई अच्छा बायर नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पर उसकी बातें सुन के वो बटलर हैरान था। तो अब यहाँ पर शाओसी कह रहा होता है कि असल में मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ना आपके पास में जो स्पिरिचुअल फ्रूट्स मौजूद हैं मैं ही उन्हें बाय कर लूँ। तो इससे दोनों ही पार्टीज़ के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप्ड हो जाएगा और इससे आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी प्रॉफिट होगा। तो बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इस वक्त पे जो हाउस कीपर था वो भी कुछ सोचने लग जाता और कह रहा था कि असल में वो ऑक्शन होने वाला है और अगर इस सब चीज़ों को मैंने सेल ना किया तो मुझे डर है कि कहीं मैं उस पिक्चर ऑफ 3rd लेवल स्पेल बुक को ख़रीदने में नाकामयाब रहूं, तो मुझे उसे ख़रीदना ही होगा। जिसके लिए अगर मैं इन सारी चीज़ों को सेल कर देता हूं और शाओसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो शाओसी से पूछ रहा होता है कि अच्छा तो आप कितना अमाउंट मुझे दे सकते हो। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओसी उसे बता रहा होता है कि 40 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन में आपको देने के लिए इच्छा रखता हूँ। तभी वो इसके बारे में सोचने लगा था और कह रहा होता है कि 40 स्पिरिचुअल स्टोन्स यानी कि 1 स्पिरिट स्टोन जो होगा वो इक्वल होगा 200 स्पिरिचुअल कॉइन के। तो अगर ये वैल्यू के हिसाब से मैं इसे अगर इसके साथ में ट्रेड करता हूं तो फिर मैं यहाँ पर आराम से उस सीक्रेट बुक को भी हासिल कर पाऊंगा और मुझे इतना नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही मुझे कोई नया बायर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायर तो खुद ही चल के मेरे पास में आ गया है। ये बिज़नेस अगर अच्छे तरीके से डन हुआ तो फिर दोनों ही मेंशंस के बीच में काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन भी रहेगा। वो इन सारी ही चीज़ों को सोच रहा होता है और सारी चीज़ें उसे अच्छा हेल्दी बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोवाइड कर रही थी। और कह रहा होता है लेकिन फिर भी ये लड़का काफ़ी ज़्यादा यंग है, भला कैसे मिस जू इस लड़के के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, या फिर जैसा कि इस लड़के ने कहा कि मिस जू ने इसे इतना सब कुछ ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है, क्या मैं सच में इसकी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ। वही सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी शाओसी कह रहा होता है कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में परेशान ना हो। इस सब कुछ मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एल्डर्स लेडी ने मुझे खुद ही कहा और उनकी परमिशन के बाद ही मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया। ये सुनने के बाद तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता और कह रहा था कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा सिंसियर हैं तो मैं भी आपके साथ किसी भी तरीके की कोई ट्रिक को प्ले नहीं करना चाहता हूँ, और जो प्राइस आपने मुझे बताया है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ में डील करने के लिए रेडी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जल्दी इस डील के साथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देंगे।
जिसके बाद इन लोगों की डील हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन शाओसी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपनी कैलकुलेशन को लगाने लगा था कि अब किस तरीके से उसे आगे बेनिफिट होगा। है कि शाओसी और वो दोनों ही लड़कियां उसके पीछे पीछे आ रही थी, तभी दानियो साइड में चिपके उसे बुला रहा होता और कह रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो तुरंत ही यहाँ पर दानियो के पास आ जाता है भागता हुआ, क्योंकि इन लोगों ने भी अपना खुद का कुछ प्लान बनाया था। तो वो दानियो से पूछने लग जाता है कि आखिर दानियो हुआ क्या है। तो वो कहने लग जाता है कि सब कुछ एकदम ही ठीक है और यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल फ्रूट का वो जो प्राइस है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही कह रहा होता है कि वैसे मैंने मास्टर से भी बात कर ली है और कह रहा होता है कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है और उन्होंने एकदम ही हाँ कर दिया है। अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो सब कुछ एकदम ही परफेक्ट रहेगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब शाओसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि हाँ अब सब कुछ ऐसा ही होगा। जिसके साथ ही वो कुछ सोच रहा होता है। दोनों ही लड़कियां जो थी वो यहाँ पर एक दूसरे की शक्ल देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओसी अभी फ़िलहाल जो सोच रहा है वो उनके सामने रिवील नहीं करेगा, इसकी वजह से दोनों चुप ही होती हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब दानियो उसे बता रहा होता है कि वेरियस सेक्ट से काफ़ी सारे डिसाइबल्स गैदर हो रहे हैं और साथ ही सेक्ट मास्टर भी इस ऑक्शन के अंदर। और कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें नहीं पता, शायद जब वक्त आएगा तब जियून का जो क्लब है वो भी यहाँ पर आएंगे और काफ़ी सारा बेनिफिट हमें मिलेगा। शाओसी कह रहा होता है कि वैसे ऐसा लग रहा है कि इस बार हम काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे। लड़कियाँ अभी भी थोड़ी कन्फ्यूज्ड ही होती हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओसी ने सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को बाय कर लिया था और ऑलरेडी मार्केट में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज मार्केट के अंदर पड़ चुकी थी। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो कि अपने कुछ डिसाइबल्स के साथ में मौजूद था, वो यहाँ पर इधर से उधर हर एक दुकान के ऊपर चेक कर रहा होता है कि कहीं तो उन्हें स्पिरिचुअल फ्रूट्स मिल जाएं। लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कह रहा होता है कि क्या बात है ऐसी जो कि कोई भी स्पिरिचुअल फ्रूट बचा ही नहीं, कहीं पर स्पिरिचुअल फ्रूट है ही नहीं। तभी उसका डिसाइबल कह रहा था कि हाँ कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेरेमनी हुई थी। असल में यहाँ पर जियोन टाउन का जो गार्ड केम में सक्सेसफुली उन्हें एल्डर के थ्रोन पे रखा गया था, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्क्स थे उन सभी ने उन्हें गिफ्ट देने का डिसाइड किया। और मिस्टर लाओ को काफ़ी ही सारे फ्रूट्स मिले थे, क्योंकि टाउन के अंदर ज़्यादातर लोगों ने सारे महंगे महंगे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को बाय कर लिया था और उन्हें दे दिया। तो इसी की वजह से सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है। इसके बाद वो ये बताने लगा था कि एक जो स्पिरिचुअल फ्रूट है वो 10 स्पिरिचुअल कॉइन्स का मिल रहा है। ये सुनने के बाद तो ये बंदा और भी ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था कि किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट फैमिली के लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके के फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सिर्फ 3 कॉइन्स ही लेते हैं और तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर एक फ्रूट का 10 कॉइन चल रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो ऑक्शन के वजह से ही यहाँ पर इकट्ठे करे गए हैं, ताकि यहाँ पर ऑक्शन जो है ऑक्शन के अंदर उन्हें बेचा जा सके। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि अब तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता जिससे कि मैं स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ख़रीद सकूं। और काफ़ी ज़्यादा हताश भी वो हो गया था। वो दोनों ही लड़के अलग चले जाते हैं और अब वो अलग से तलाश कर रहे थे कि कहीं कहीं तो उन्हें कोई फ्रूट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हर एक जगह पर चेक करने के बावजूद भी वो यहाँ पर खाली हाथ ही होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की की नज़र दानियों के ऊपर पड़ जाती है, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही दोनों ही लड़कों की नज़र दानियों के ऊपर पड़ती है तो दानियों वहाँ से चला गया था, बट लड़का उसे चिल्ला के बुला लेता और कह रहा था कि ये लड़के हमारी बात सुनो। दानियों वहीं रुक के खड़ा हो जाता है और साथ ही यहाँ पर वो पूछता है कि तुम तो हर रोज़ यहाँ पर खड़े होकर स्पिरिचुअल फ्रूट्स को सेल करते हो ना, तो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल फ्रूट्स जितने भी हैं लाओ सब हमें दे दो। हम वज्रा सेक्ट के डिसाइबल हैं और हम तुम्हारे पास से सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ख़रीद लेंगे। लेकिन दानियों कह रहा होता है कि असल में मेरे पास में कोई भी स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं है और अडल्ट ने ऑलरेडी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को बेच दिया है, तो हमारे पास में स्पिरिचुअल फ्रूट्स नहीं।
ये सुनने के बाद वो लड़के को शक हो रहा था और उसके बाद तो वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए दानियों को चेक करने लग जाता है कि कहीं ये हमसे फ्रूट्स छुपा तो नहीं रहा है। लेकिन फाइनली चेक करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि दानियों झूठ नहीं बोल रहा है, उसके पास में कोई भी फ्रूट नहीं। जिसके साथ ही कह रहा होता है कि न जाने अब क्या होगा, हर जगह ही देख लिया लेकिन फ्रूट कहीं पे मिल ही नहीं रहा। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे और कह रहे होते हैं कि अब न जाने क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि ऑक्शन के अंदर ही हमें फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि हर जगह ही फ्रूट्स ना होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑक्शन हाउस के एकदम ही आगे एक किसी ने स्टॉल लगा रखा था। तो यहाँ पर उस जगह के सिपाही आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे कि ऑक्शन एरिया के एंट्रेंस के पास आखिर किसने यहाँ पर अपना स्टॉल लगा लिया है, किसकी हिम्मत हुई है ऐसी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस फैंग और साथ ही मिस लू यहाँ पर आ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे। जैसे ही वो सिपाही देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों आ रहे हैं तो वो आपस में बात करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये तो एल्डर्स लेडी जू की तरफ से आ रहे हैं। तो वो दोनों ही घबरा जाते हैं और कह रहे थे कि हमें माफ़ करना, और तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर भी हो जाते हैं। जिसके बाद शाओसी अपने असल प्लेन को एक्टिवेट करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो एक बोर्ड लगा देता है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग सारे ही स्पिरिचुअल फ्रूट्स के बॉक्सेस को यहाँ पर रखते हैं। वैसे इन्होंने अभी भी सारे फ्रूट्स नहीं रखे थे और अब कह रहे होते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रूट्स जिसको भी चाहिए वो आके हमसे ले सकता है, एक बॉक्स का 22 स्पिरिट कॉइन लगेगा। ये सुनने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और उसी पर्सन को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल फ्रूट देख के काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया था और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं लिटिल ब्रदर, मुझे ये चाहिए, आखिर तुम इतना महंगा सामान क्यों बेच रहे हो। तभी शाओसी कह रहा होता है कि अगर आपको नहीं लेना तो आप बता दो, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान बेच दिया है और बस यही बचा है। ये सुनने के बाद तब ये बंदा सोचने लग जाता है और कह रहा था कि वाकई में इनका प्राइस यूजुअल से अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो अगर मैं इससे इन प्राइस में लेता हूँ तब भी मेरे लिए फ़ायदा ही हो जाएगा किसी न किसी तरीके से, तो फिर मुझे इन्हें ख़रीद ही लेना चाहिए। ऑल्सो अगर मैं नहीं ख़रीदता तो कोई और ख़रीद लेगा। तो इसके बाद वो स्पिरिट स्टोन दे देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो सारे ही बॉक्सेस के लिए पे करके उन सारी बॉक्सेस को ले गया था। वो काफ़ी खुश हो रहा होता और सोच रहा था कि उसने सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ख़रीद लिया है। लेकिन ये लोग एक बार फिर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रूट्स ले लो, स्पिरिचुअल फ्रूट्स ले लो, हमारे पास सबसे अच्छे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं। ये सुनने के बाद एक बार फिर से वही डिसाइबल्स आ जाते और कह रहे थे कि क्या क्या आपके पास सिर्फ इतने ही हैं। तभी यहाँ पर वो दोनों थोड़े पैनिक में होने लगे थे क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स कभी भी बिक सकते थे। तो वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर कितना प्राइस है इनका। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ और लोग भी भागे भागे आते हैं और अब शाओसी उन सभी को प्राइस बताता है कि यहाँ पर एक बुक्स का 22 कॉइन्स है। ये सुनने के बाद तो लोग काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करने लग जाते हैं कि इतना ज़्यादा, इतना तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया है। बट शाओसी उनसे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ना खरीदें, कोई और खरीद लेगा। वैसे हमारे पास में एक और डील भी है, अगर आप लोग चाहें तो फिर आप हमें 2 ग्रेड के लो स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दे सकते हो, साथ ही 40 स्पिरिचुअल कॉइन्स, और पूरा का पूरा बैच ही आपका हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब सोच रहे होते हैं कि वाकई में यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा परेशानी भरा सामना है। अब कुछ लोग दूसरे वालों से ये कहने लगे थे कि अगर तुमको नहीं ख़रीदना तो हमको बता दो, वक्त बर्बाद हो रहा है, हम इनको ख़रीद लेंगे, ऑक्शन भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मजबूरन ही सही लोगों को एक बॉक्स के 20 कॉइन्स देने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से वो जो नेक्स्ट बैच था वो भी ख़त्म हो जाता और ये लोग काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी रख लेते हैं अपने पास में। जिसके बाद एक बार फिर से लास्ट में इन लोगों ने अपना बैच लगाया था जो कि काफ़ी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों के पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स आ गए थे और काफ़ी सारे कॉइन्स भी। लोग भी खुश थे कि उनके पास में अब बॉक्स आ गए हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से इन लोगों ने अपना काम जारी रखा जब तक यहाँ पर सारे फ्रूट्स को इन्होंने बेच नहीं दिया। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी वक्त होने के बाद जैसे ही सारे फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। मिस लू तो काफ़ी तारीफ़ करती है शाओसी की और कह रही होती है कि हमने मिस्टर वू से काफ़ी अच्छे दाम में इन्हें ख़रीदा था, 8,000 में ख़रीद के हमने 19,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स को बना लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है शाओसी। तभी शाओसी उसे कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, इस तरीके से अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना होता। तभी वो चुप हो जाती है और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये मिस के पास जाएंगे इन सारे पैसों को लेके जो कि इन्होंने अर्न किए हैं।
जिसके बाद ये लोग तुरंत ही जू मेंशन की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि रास्ते में शाओसी रुकता है और कह रहा था कि 1 मिनट रुको, और कह रहा होता है कि सिस्टर्स, ये जो मेरे पास में बैग है इसके अंदर 20 स्पिरिचुअल कॉइन्स है, मतलब कि एक बैग के अंदर 10 स्पिरिचुअल कॉइन। तो अब आप मेरी हेल्प करें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने में उन मॉन्क को जिन्होंने हमारे लिए शाउट किया था और जिससे कि हमारे पास में कस्टमर भी आए। जिसके साथ ही ये लड़कियां डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है, और शाओसी की बात मान के तुरंत ही वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी जू मेंशन की तरफ को आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस जू जो थी वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जू अपने फादर के साथ में खड़ी हुई थी और साथ ही वो देख रही होती है कि यहाँ पर शाओसी और दोनों ही लड़कियाँ वहाँ से जा रही हैं। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें 100 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए थे, तो उसके बदले तुमने इस बंदे को ख़रीद लिया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब काम तुमने किया, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी वो वहीं पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि फ़ादर ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके फादर अब ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तो तुमने इसको ख़रीदा तो क्या तुम 200 स्टोन्स में इस बंदे को मुझे दे दोगी। मतलब कि उसके फादर समझ चुके थे कि शाओसी जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदा है और यहाँ पर किसी की भी साइड पे वो रहेगा तो उसको प्रॉफिट होना बनता है। तभी यहाँ पर मिस जू इसके लिए साफ मना कर देती है और कह रही थी कि अगर आप मुझे इसके लिए 1000 लो ग्रेड के स्टोन्स भी देंगे तभी मैं इसको आपको सेल नहीं करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि डॉटर आप उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि फ़ादर वो वाकई में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि खैर छोड़ो बेटा, मैं तो इसके बारे में आपसे मजाक कर रहा था, वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। दूसरी तरफ शाओसी को देखते हैं जो कि दोनों ही लड़कियों से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे बहुत सिस्टर्स आपने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। दूसरी तरफ मिस जू अपने फादर को बताने लग जाती है कि जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला सिस्टम शाओसी ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी की वजह से तो मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है बाकी सारे लोगों के अंदर, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है विदिन 3 ईयर्स के अंदर ही हम डेफिनेटली डबल ग्रोथ को हासिल करेंगे। तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि बेटा ये अभी इतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं है जितना आप इसको समझ रही हैं। जियोन टाउन एक स्मॉल प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि जू मेंशन बस हमेशा अच्छे से फ्यूचर के अंदर भी चीज़ों को आराम से हासिल करे और यहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी रहें। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे मैंने आपको सारा ही राइट दिया है सब कुछ बोलने के बारे में और सारी चीज़ों का फ़ैसला लेने के बारे में भी। हालांकि इसके बाद ये सीन कट हो रहा था और दूसरी तरफ मिस जू अब वापस अपने घर में आकर बैठ चुकी थी और अब वो यहाँ पर बातचीत कर रही होती है शाओसी से। वो कह रही थी कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है शाओसी, आपने 60 लो ग्रेड के स्टोन्स को इतनी जल्दी हासिल कर लिया। और यहाँ पर अब वो ये भी कह रही होती है कि अगर तुम इसी स्पीड से जाते रहे तो सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारी स्पिरिचुअल फ्रूट्स की जो इनकम आ रही है वो 300 युआन से भी ज़्यादा हो जाएगी, और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही होने वाला है। साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी खुश थी शाओसी का काम देखने के बाद, और शाओसी भी यही कह रहा होता है कि यंगर लेडी मैं तो समझता हूँ कि हम इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे। तभी यहाँ पर जैसे ही वो उसकी बात सुन रही थी और कह रही होती है कि वैसे उस ट्री का क्या हुआ है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। तभी वो कहने लग जाता है कि असल में जो ट्री आपने मुझे दिया था, चलिए मैं आपको खुद ही उसको दिखा देता हूँ। दोनों ही ये उसके घर से निकल के अब शाओसी के घर की तरफ को ले जा रहे थे जहाँ पे शाओसी काफ़ी अच्छे से उसको लेके जा रहा होता है। और जिसके बाद ये दोनों ही शाओसी के घर में आ जाते हैं और हमें उसके बाद वो ट्री भी देखने के लिए मिलती है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि असल में इसके अंदर जो डैमेज पार्ट्स थे जो कि हील नहीं हो रहे थे पहले, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से हील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें हैं।
तभी मिस ये कहने लग जाती है कि अच्छा, आपने मुझे ये बताया था कि ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये किस चीज़ की ट्री है? तभी शाओसी कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल ट्री है, लेकिन किसी भी तरीके के फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि जब हम अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी अदर ट्री के ऊपर, तब वहाँ पर वो जो ओरा होता है वो विद इन रूट वगैरह के अंदर नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर टहनियों के पास में लेके ऐसे ही फ्रूट को ब्लोसम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। जब मैंने इसकी केयर कर रहा था तब मैंने डिस्कवर किया जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ को जा रही है। तभी यहाँ पर मिस जू जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस चीज़ को वापस से देखती हैं। तो असल में ये चीज़ वैसे ही हो रही थी। ये सारी की सारी जो नरिशमेंट होती है वो लीफ वगैरह पे ना रह के बल्कि डाउन की तरफ को जा रही थी। और वो कह रही होती कि इंडीड ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और कह रही थी कि अब जब ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं है तो फिर ये किस तरीके की ट्री है शाओसी? क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? तभी शाओसी इसके बारे में सोचने लग रहा था और कह रहा था कि मिस, मुझे तो लग रहा है कि स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी ट्री ही होगी और हमें इसे अभी भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ भी काम हो सकता है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे ही स्पिरिचुअल ट्री नहीं है तो फिर सेक्ट में जाने के बारे में क्या ख्याल है? तभी मिस ये कहने लग जाती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मुझे पता है कि सीनियर ब्रदर लेंग ने आपसे ये कहा था कि इस ट्री को पूरे तरीके से हील करने के बाद जब इसके अंदर से फ्रूट प्रोड्यूस होंगे तब वो आपका प्रमोशन कर देंगे अदर सेक्ट में जाने के लिए। और मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर जाना भी है। वो वहीं उसको बैठने के लिए इशारा करती है और कह रही थी कि तुम्हारा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से तुमने काम भी इतना ज़्यादा अच्छा किया है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ब्रदर लेंग आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे कि इस ट्री के अंदर फ्रूट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। और रही बात तुम्हारे सेक्ट के अंदर जाने की, एज लॉन्ग एज तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम वहाँ जाओगे। और ये भी कहने लग जाती है कि वैसे तुम्हारे जैसे अच्छे और ईमानदार लोग हमारे सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कहते साथ वो थोड़ी उदास भी नज़र आ रही थी। शाओसी उसकी उदासी को भाप लेता है और वो ख़ुद भी यही सोच रहा था कि असल में मिस ने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा है। इसके सेक्ट के अंदर ज़्यादातर सही लोग नहीं हैं और अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो फिर इससे इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होने वाला है। लेकिन अब उसे क्या ही कर सकता था इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसे शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर भी जाना है। तभी यहाँ पर मिस जू उसको कहने लग जाती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब ब्रदर लेंग जाएंगे शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर तब वो वहाँ पर ले जाएंगे और तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। साथ ही अडर डिसाइबल भी तुम्हें बुली नहीं करेंगे। और यहाँ पर कंपटीशन भी आने वाला है तो तुम्हें वहाँ पे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। और ये कहते साथ ही वहाँ से जा रही थी और कह रही थी कि वैसे मैं फैंग को भेज दूँगी बैकयार्ड के अंदर तुम्हारी हेल्प करने के लिए और तुम्हें फ्रूट का काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखना है। तभी यहाँ पर शाओसी कहने लग जाता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बहुत ही अच्छे से अपने काम को करूँगा। तभी वो कहने लग जाती है कि बिल्कुल मैंने खुद देखा है कि तुम काफ़ी अच्छे से और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद भी है। और कह रही थी कि एज़ वेल तुम अच्छा काम करते रहोगे, मैं तुम्हें और भी रिवॉर्ड दूँगी। जिसके साथ ही मिस जू वहाँ से चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी मिस जू को देखते हैं जो कि उसे उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लेके आ गई थी, जहाँ पे अब वो उसे सेकंड ग्रेड के स्पेल्स देती है और कह रही थी कि सारे के सारे जो स्पेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम इन्हें कॉपी नहीं कर सकते तो तुम इन्हें अपने पास में रख लो, इन्हें सीखने के बाद मुझे देना। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इन्हें। तभी यहाँ पर शाओसी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था कि मिस ने अब उसे सेकंड ग्रेड के स्पेल्स भी दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी कह रहा होता है कि मिस जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये स्पेल्स दिए हैं, मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तभी मिस जू उसकी बात को सुनते हुए कह रही थी कि ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझे मिस जू की जगह पे सीनियर सिस्टर बुला सकते हो। मतलब कि यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा खासा भरोसा शाओसी के ऊपर हो गया है। तभी यहाँ पर वो शाओसी को एक पोटली दे देती है और कह रही थी कि इसके अंदर 60 क्रिस्टल हैं स्पिरिचुअल स्टोन के और 940 स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी हैं, तो तुम यहाँ पर इनका अच्छे से ध्यान भी रखना। जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वही कहने लग जाती है कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम इनको प्रैक्टिस कर लो।
और वहाँ से तुरंत ही चली गई थी। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ही अब अपने सेकंड ग्रेड की प्रैक्टिस करने वाला था और यहाँ पर सारे ही ग्रेड स्पेल्स को देखने लग जाता है कि कौन सा उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तब वो सारी ही बुक्स को देख रहा था और तभी वहाँ पर उसकी नज़र अलग अलग बुक के ऊपर पढ़ने लग जाती है। वो सारी बुक्स को पढ़ रहा होता है और तभी उनमें से एक बुक को वो पकड़ लेता है और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि वुडन बॉडी टेक्निक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और इस स्पेल को कास्ट करने के बाद मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी जैसे कि आयरन वुड होती है। और ये शाओसी के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक भी होने वाली थी क्योंकि उसका डिफेंस भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही उसकी फ़िज़िकल बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर शाओसी उस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है जो कि अपने एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए हो रही थी। साथ ही यहाँ पर शाओसी एक और मिस्टीरियस आर्मर टेक्निक को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और वो थी 5 एलिमेंट की आर्मर जो कि शाओसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी। तो शाओसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है कि उसको ये मिल गई है। तभी यहाँ पर इसके अलावा भी शाओसी एक और स्पेल को देखता है और वहाँ मिस्टीरियस आर्मर टेक्निक भी थी जो कि शाओसी को काफ़ी हेल्प कर रही थी। इसके अलावा शाओसी के पास में काफ़ी सारे स्पेल्स आ चुके थे। सारे ही स्पेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कि कुछ प्रोटेक्टिव और कुछ ऑफेंसिव थे। तो अब शाओसी काफ़ी खुश था और अब अपनी कल्टीवेशन को एक बार फिर से करने के लिए बैठ जाता और कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि शाओसी बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब वो ये कहने लगा था कि स्पिरिचुअल कंजम्पशन जो है इस जगह पर वो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर सेकंड ग्रेड का स्पेल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करना। और साथ ही कह रहा होता है कि मेरी बॉडी जो है वो थोड़ा वीक फील करने लग गई है। तो अब यहाँ पर वो उसी पोटली को निकाल लेता है जो कि मिस जू ने उसको दी थी और अब एक एक्सटर्नल चीज़ का सहारा लेता है। एक पिल को वो सोलो कर लेता है जिसके बाद यहाँ पर उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होने लग जाए उसकी बॉडी के अंदर और जैसे उसको स्ट्रेंथन फील होता है तब वो एक बार फिर से काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है जिसके साथ ही वो थक गया था। तो अब वहीं पर लेट के यहाँ पर अब फ्रूट को कंज्यूम करता और कह रहा था कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया। जिसके बाद वो कहता है कि आज तो मुझे किसी भी हालत में इस मिस्टिक आर्मर टेक्निक को परफॉर्म करना ही है और मैं इसे मास्टर करके रहूँगा। वो एक बार फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है और काफ़ी सारी एनर्जी को वो एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस प्रोसेस को कर पा रहा है। वो वहीं पर उठकर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर आर्मर की और भी ज़्यादा बेस को बनाने लगा था जिससे कि यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस श्वाजिया नाम के आर्मर को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर बैठ गया था और यहाँ पर काफ़ी खुश होते हुए कह रहा होता है कि ऑल्दो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ लेकिन इस स्पेल को कास्ट करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है, लेकिन अभी भी जो इसके रिज़ल्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस वो और करता है। अब काफ़ी वक्त ऐसे ही निकल गया था और अब उसको लगता है कि यहाँ पर ये जो उसको जितने भी एरेज वगैरह की बुक्स मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्थिड है और कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे स्पिरिट गैदरिंग एरे को भी परफॉर्म करने के लिए दे दिया और मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। जिसके बाद वो उस जगह से निकल के जा ही रहा था और जैसे ही वो मिस जू के उस सीक्रेट एरिया से बाहर निकलता हुआ अपनी बॉडी को लूजन अप करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तभी मिस उसको बुला लेती है। वो हैरान हो जाता है कि मिस इतने वक्त से यहाँ पर ही बैठी है। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब से तुम इस जगह पर ही प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर अपना शाओसी वहीं पर बैठ जाता है और मिस उसको बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर श्वानसिन सेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे जो यहाँ के जितने भी अफेयर्स वगैरह हैं वो मिस लू और साथ ही फैंग दोनों ही हैंडल कर लेंगी, तो तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर्टनली अभी भी तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ के बटलर के तौर पर ही रहेगी, लेकिन तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मिस, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। तब यहाँ पर वो उसके पास आती है और कह रही थी कि देखो श्वानसिन सेक्ट जो है वो आउटर सेक्ट में सबसे ज़्यादा
अच्छी पोजीशन को रखे हुए, और वहाँ पर अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें यहाँ पर सेकंड रैंक की इनिशियल स्टेज पर तो होना ही चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है कि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन वहाँ पर एंटर करने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इस चीज़ करनी ही होगी। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए टॉप 10 डिसाइबल्स के अंदर रैंक लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद से तुम ऐसा कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 डिसाइबल्स जो होंगे वो आउटर गेट्स हैं, और मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे। और तुम्हारी अचीवमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा पूरा भरोसा भी है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर शाओसी से ही कहने लग जाती है कि शाओसी, ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दी हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तभी शाओसी इसके बारे में सोचने लग रहा था और कह रहा था कि ऑल्दो सिस्टर ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है और इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें भी दी अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करने के लिए, साथ ही काफ़ी सारे स्पिरिट एरे वगैरह भी इन्होंने मुझे दिए हैं। लेकिन तभी वो एक और पोटली निकालती और कह रही थी कि ये लो, तुम इसे भी रख लो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि मैंने पहले इस्तेमाल किया था लेकिन अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे तिलिस्मान और वुडन सोर्ड है, तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है तुम्हारे हिसाब से, तो फ़िलहाल तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और साथ ही ये भी कहने लग जाती है कि देखो, जब मैं इस सेक्ट के अंदर पहले एंटर हुई थी तब मेरे फादर ने मुझे दिया था, तो तुम समझ सकते हो कि इसके अंदर की जो वुड सोर्ड स्पिरिट एनर्जी होगी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि देखो, पीक सेकंड रैंक का मॉन्क बनना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है और मैं इस चीज़ को समझती भी हूँ। तभी शाओ से ये कहने लग जाता है कि वैसे सीनियर सिस्टर, आपने मुझे इतनी ज़्यादा लव शो किया है, साथ ही मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प भी की है, तो अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ज़रूर से ही ऐसा करने की कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो शाओ से, जो भी सामान मैंने तुम्हें दिया है वो वर्थ है 2000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स की बराबर, तो अगर तुम इसका बदला करना ही चाहते हो तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम श्वान सिंह सेक्ट के अंदर एक डिसाइबल बन जाओ, जिससे कि हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और टॉप 10 डिसाइबल्स के अंदर तुमको रैंक करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे और साथ ही पूरी कोशिश करोगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि मिस ने उससे काफ़ी ज़्यादा होप लगा दी थी। तो अब शाओसी इसके बारे में सोचने लग जाता और कह रहा था कि ऑल्दो ये कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अपनी कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसा कर पाऊँगा। तभी मिस उसको ये भी बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है जो भी उसका विनर होगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे युआन दान दी जाएगी, और मैं चाहती हूँ उसको किसी भी हालत में हासिल करना, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा रेयर तरीके का ट्रीज़र है, तो वो इस तरीके से नॉर्मली नहीं मिल सकता है और वो जीत के तौर पर ही हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर शाओ से कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है सिस्टर तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा उसको आपके लिए लेके आने की। तो मिस जू कहने लग जाती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि शाओसी तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर तुमने वो रिवॉर्ड मुझको लाकर दे दिया तो मैं 4th लेवल पर आराम से ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि मिस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि बताओ। तो शाओसी कहता है कि मैंने असल में रियल मॉन्स्टर नहीं देखे, तो मैंने सुना है कि आप बाहर जा रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे वहाँ पर लेके चलें। लेकिन इस बात से मित्सू साफ इनकार कर देती है और कह रही थी कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। बाहर के मॉन्स्टर एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं और तुम उनके साथ में कंपैटिबल नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा बाहर जाना सूटेबल नहीं रहेगा, तुम यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करो शाओसी। जैसे ही शाओसी ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर मिस को बाहर और या साथ ही टीम के साथ में प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर जियोन टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा लास्ट में यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग साथ में कंपैटिबल होकर काम नहीं करते। जिसके साथ ही शाओसी को ये इनकी एक बड़ी कमज़ोरी भी नज़र आ रही थी। लेकिन मिस ये कहने लग जाती है कि मैं 7 डेज़ के लिए यहाँ से कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहीं पर एक अच्छे से प्रैक्टिस करना। साथ ही यहाँ पर ये जो ट्री है, तुम्हें इस ट्री का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि श्वानसिन सेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए ये ट्री तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को करती है। जिसके साथ ही मिस वहाँ से जाने लगी थी और यहाँ पर कह रही होती है कि देखो, ब्रदर लेंग ने भी इस ट्री का खास ख्याल रखने के लिए कहा है, तो उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छे से इस काम को करोगे।
जिसके बाद शाओसी को देखते हैं जो कि उसी को मिस के घर के अंदर ही लाकर रख लेता है और यहीं पर ही अब से वो इसका ख्याल रखने वाला था। और उसके बाद वो वापस वहीं बैठ जाता है अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए, क्योंकि मिस ने उसको ऑर्डर दे दिया है कि जब तक वो वापस नहीं आती शाओसी इसी जगह पर रहकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो ऐसा करने भी लगा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता है तभी उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ वार्मनेस फील हो रही थी और कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स अपनी बॉडी के अंदर रिलीज होती हुई महसूस हो रही है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्योर है। ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से लेट सेकंड लेवल पे पहले से ही आ गया हूँ और ये मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। जिसके साथ ही शाओसी काफ़ी खुश होने लग जाता है। लेकिन गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।